हेलो 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 हेलो। हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? एक पीछे नोट 5 खोल देना ब्लैंक ब्लैक करके। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो, जबरदस्त हो, तगड़े हो? हाँ जी गुरुजी, होमवर्क नहीं आ रहा है, 2 लेक्चर का नहीं आया होगा, मैं आज डाल दूंगा पुष्पेंद्र, ठीक है? आज का भी डाल दूंगा, मतलब आज का भी डाल दूंगा और पिछले 2 लेक्चर का भी डाल दूंगा। 2 नहीं, आई थिंक 3 लेक्चर का, हाँ तीनों को मैं डाल दूंगा आज। पूरे एनिमल किंगडम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डाल दूंगा होमवर्क में, सारे भर भर के कर देना। हाँ जी, चलो जी, आप सभी का वेलकम है। आइए स्टार्ट करते बेटा, नया चैप्टर है, नया चैप्टर का नाम है कौन सा? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये जो चैप्टर जो है इससे लगभग 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। किसमें? नीट में। पूरी उम्मीद थी 2024 के एग्जाम में कि एक क्वेश्चन फ्रॉग से आ जाएगा और एक क्वेश्चन जो है कॉकरोच से आ जाएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया फ्रॉग से। लेकिन इस बार पूरी की पूरी उम्मीद है हमारी कि इस बार आएगा। हाँ जी, नहीं यश बाबू बिल्कुल नहीं करा रहा बेटा, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी ही कवर कराइए, और क्या करा है पिछले चैप्टर में। अब अगर किसी ने बोला कि सर एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी नहीं कराई है आपने लाइन बाय लाइन, तो उनके गाल पे लगेगी लाइन बाय लाइन। पूरा लाइन बाय लाइन ही तो कराई है एनसीईआरटी पिछले चैप्टर की। हाँ जी, सो इस चैप्टर में लगभग 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। उम्मीद यही है कि इस बार भी 2 क्वेश्चंस बन जाए, एक फ्रॉग से बन जाए, एक कॉकरोच से बन जाए। आशा करते हैं कि इस बार बने, पिछली बार नहीं बने, इस बार बिल्कुल बनने चाहिए। आइए इस चैप्टर को अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी देखें, न्यू एनसीईआरटी देखें, अगर मैं नई एनसीईआरटी की बात करूं, न्यू एनसीईआरटी की बात करूं, तो नई एनसीईआरटी जो है उस नई एनसीईआरटी में केवल 2 ही टॉपिक दे रखे हैं। एक दे रखा है अंग और अंग तंत्र, और एक दे रखा है मेंढक। सिर्फ 2 ही टॉपिक दे रखे हैं हमारी नई एनसीईआरटी में, अंगों के बारे में और अंग तंत्र के बारे में बता रखा है। ऊतक भी नहीं बता रखा है, कॉकरोच भी नहीं बता रखा है, अर्थवर्म भी नहीं बता रखा है। एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो इससे नहीं था ना मेरे भाई, ठीक है? तो सिर्फ ये 2 टॉपिक बता रखे हैं, ठीक है? और अगर हम सिलेबस की अगर बात करें, एनएमसी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में हमें मेंढक तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है, हमें साथ साथ कॉकरोच भी पढ़ना है। तो अगर एनएमसी के सिलेबस की बात करें तो ये तीनों चीजें पढ़नी है। और नई एनसीईआरटी में देखें तो नई एनसीईआरटी में केवल ये ही 2 चीजें दे रखी हैं, यानी हमें पढ़ना ये 3 है। लेकिन क्या हम ये नहीं पढ़ेंगे? ये भी पढ़ेंगे हम यानी कुल मिलाकर मेरे भाई हमें 4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सर ये तो ना तो हमारी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा है ना, ये एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा। अरे मेरे भाई एनटीए की सिलेबस में छोड़ दे, तू एनएमसी वेनएमसी छोड़ दे, फिर तेरे को एनएमसी की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी क्या है। छोड़ दे एनटीए बेटा, एनटीए नेशनल मेडिकल काउंसिल होता है, एनएमसी सिलेबस रिलीज करता है, एनटीए जो है पेपर कंडक्ट करता है। तो मेरे भाई यहां पर ये जो 4 चीजें जो है, इन 4 चीजों में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या सर ऊतक भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ पढ़ना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हाँ जी, क्यों करना पड़ेगा? क्यों पढ़ना पड़ेगा? अरे कॉकरोच और मच्छर हो गया ना पहला मैलपी की नलिका मेरे भाई अंकित। हाँ जी, क्यों पढ़ना पड़ेगा ऊतक? इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस में ये भी दिया है। आप अगर सिलेबस देखेंगे, जो सिलेबस आया था, रिलीज हुआ था, उसमें ये वर्ड भी लिखा हुआ है टिश्यू, और मेंढक फ्रॉग एंड इंसेक्ट लिखा हुआ है। इंसेक्ट में कौन आ जाता है? कॉकरोच आ जाता है। अब टिश्यूज में डिटेल में नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा क्या पढ़ना है? पुरानी एनसीईआरटी जो है हमारी, पुरानी एनसीईआरटी जिनके पास है वो अपनी पुरानी एनसीईआरटी खोल लीजिएगा।
पुरानी एनसीईआरटी में आपके ऊतक दिया हुआ था जो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, तो हम पुरानी एनसीईआरटी जो है उसमें जो ऊतक लिखा हुआ है, ऊतक समझाया, वो हम पढ़ेंगे। डन? क्लियर है? समझ में आ गया? इतनी सी बात। तो हम ये चारों की चारों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ऊतक, फिर पढ़ेंगे अंग। ये अंग तंत्र जो होता है ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, इसको तो मैं 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ऊतक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं ऊतक के बारे में पढ़ना। आइए दोस्त, बिंदु दर बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर? ऊतक की बात करेंगे। ऊतक, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। क्या होता है टिश्यू? किसने खोजा टिश्यू? टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? ये सारे बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सर टिश्यू जो है इसकी स्टडी क्या कहलाती है, और टिश्यू जो होता है इसकी खोज किसने करी है? तो टिश्यू की स्टडी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक अध्ययन या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और जनक जो है, पिता जो है हिस्टोलॉजी के, जनक जो है वो कौन है? हिस्टोलॉजी के जनक जो है। अब बात आ रही है यहां पर ऊतक दो होंगे, एक प्राणियों में भी होएगा और एक पादपों में भी। अगर हम प्राणियों की बात करें तो प्राणियों में सबसे पहले किसने खोजा था? बाइचैट या बाइकॉट बोल दिया जाता है उसको। बाइचैट ही याद रखना आपने। बाइचैट जो है उनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी के जनक किसमें? प्राणियों में। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं हिस्टोलॉजी के जनक किसमें? ऊतकों किसमें? पादपों में। पादपों में अगर मैं बात करूं तो पादपों में अध्ययन किसने किया था? तो वर्ड याद रखना, निहीमिया ग्रीव। कौन? निहीमिया इसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं GREW, निहीमिया ग्रीव। तो निहीमिया ग्रीव जो है वो पादप ऊतकों के अध्ययन के जनक कहलाते हैं, और बाइचैट जो है वो प्राणी ऊतक के अध्ययन के जनक कहलाते हैं। ऊतकों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? तो हम सीधा सीधा जानते हैं सर, टिश्यू जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा, क्या? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं सर? ऊतक बोलते हैं। कोशिकाओं का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। दूसरा, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। जिनकी उत्पत्ति, जिनका कार्य और जिनकी संरचना, ये 3 बिंदु हैं। जिनकी उत्पत्ति क्या होगी, जिनका कार्य कैसा होएगा और जिनकी संरचना कैसी होएगी। तो इस पर सीधा सीधा याद रखना, जिनकी उत्पत्ति क्या होएगी? समान होएगी, सेम होएगी। जिनका कार्य समान होएगा, लेकिन जिनकी संरचना समान या असमान हो सकती है। सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। मैं एक सीधी सी बात बोलूंगा दोस्त, बहुत सीधी सी सिंपल सी बात बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सीधी सीधी बात बोलूंगा। मैंने बोला दोस्त ये एक ऊतक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। ये है कोशिकाओं का समूह, ठीक है सर। जिनकी उत्पत्ति क्या हुई है? समान हुई है। यानी ये सारे के सारे मान लो एक्टोडर्म से डेवलप हुए हैं, या मीजोडर्म से डेवलप हुए हैं, या एंडोडर्म से डेवलप हुआ है। यानी इनकी उत्पत्ति कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये मिलकर सेम फंक्शन करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं ये हृदय के ऊतक है, जो मांसपेशियां, ये एक प्रकार से मान लो ये तंत्रिका ऊतक है, तो ये तंत्रिकाएं जो हैं सेम फंक्शन करेंगी, मैसेज का संवहन, संदेशों का संवहन करेंगी, है ना। तो इनका कार्य कैसा होएगा सर? समान होएगा। लेकिन इनकी संरचना जो है उसको अगर मैं देखूं तो इनमें से मान लो कुछ ऐसे हैं और कुछ इस प्रकार भी हैं, जस्ट समझाने के लिए कि कुछ चपटे भी हैं, कुछ गोल भी हैं, कुछ घनाकार भी हैं, है ना। तो ये समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं।
जैसे आप पादपों में पढ़ेंगे, पादपों में आप पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम की अगर आप बात करेंगे तो जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और जाइलम एक ऊतक होता है। जाइलम नाम सुना है ना सभी ने, जाइलम क्या होता है? एक ऊतक होता है। जाइलम क्या होता है? एक टिश्यू होता है जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जो अलग अलग होती हैं। तो यहां पर जो चीज समझनी थी क्या कि ऊतक जो है वो सेम स्ट्रक्चर उनकी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन उनका कार्य हमेशा समान होएगा, उनकी उत्पत्ति हमेशा समान होएगी। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ये 4 बिंदुओं में किसी को कोई तकलीफ? यहां तक के 4 बिंदुओं में सिंपल सी बातें थी, सिंपल तरीके से सिंपल वे में आपको चीज समझा दी गई है कि व्हाट इज ऊतक। सर ऊतक सेल्स का ग्रुप है। कैसी सेल्स का ग्रुप? जिनका ओरिजिन कैसा होएगा? सेम होएगा। जिनका फंक्शन कैसा होएगा? सेम होएगा। हाँ, स्ट्रक्चर ज्यादातर सेम होती है लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है। सेल ऊतक के टिश्यूज की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के फादर कौन है? बाइचेट। किसमें? प्राणियों में। प्राणी ऊतक का अध्ययन सबसे पहले इन्होंने किया, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राणी ऊतक के जनक, यानी प्राणी ऊतक अध्ययन के जनक, यानी हिस्टोलॉजी के जनक कौन सी? एनिमल हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? बाइचेट है। प्लांट हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? निहीमिया ग्रियू है। ठीक है जी। सर सुबह वाली स्लाइड नहीं आएगी बेटा, वो सुबह वाली स्लाइड तो बाद में आएगी ना, शाम तक आएगी ना। एकदम ऐसा थोड़ा ना गिल्ले पकड़ के ठोस के डाल दिए, टाइम लगता है दोस्त। सर जिन ऊतक की उत्पत्ति सेम होएगी, देख अब एक्टोडर्म से कई सारे ऊतक बन रहे हैं तो सबका फंक्शन सेम तो नहीं होएगा ना। मैंने बोला एक्टोडर्म जो है, उस एक्टोडर्म से कई प्रकार के ऊतक बन रहे हैं तो सभी ऊतक का फंक्शन तो सेम नहीं होएगा। ऊतक जिन कोशिकाओं से बना हुआ उनका फंक्शन सेम होएगा मेरे भाई। ठीक है रूट बाबू, आप कल क्लास वापस से लेना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक की बात। नेक्स्ट, ये तो हो गई ऊतक। अब बात करते हैं सर ये जो ऊतक जो है, 5वां बिंदु, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अब इस चैप्टर में हम कौन से ऊतक पढ़ने वाले हैं? सर प्राणियों में ऊतक पढ़ने हैं कि पादपों में ऊतक पढ़ रहे हैं? सर हम प्राणियों के ऊतक पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर ऊतक इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसमें हम ऊतक किसके पढ़ेंगे? प्राणियों के पढ़ेंगे, एनिमल्स के ऊतक पढ़ेंगे। तो प्राणियों में ऊतक जो है किसमें? प्राणियों में ऊतक की अगर मैं बात करूं, ऊतक के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो प्राणियों में ऊतक के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो बेटा प्राणियों में ऊतक जो होता है वो 4 प्रकार का पाया जाता है। प्राणियों में ऊतक जो है वो 4 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है उपकला ऊतक, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है हमारा संयोजी ऊतक, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है हमारा पेशी ऊतक, पेशी ऊतक जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। और एक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक, जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के प्राणियों में क्या पाए जाते हैं? मूलभूत ऊतक पाए जाते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने प्रकार के ऊतक पाए जा रहे हैं? सर ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं किसमें? प्राणियों में। इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? एनिमल्स के अंदर ये 4 प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? ऊतक पाए जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके सर। अब इन 4 प्रकार के ऊतक में से 2 प्रकार के ऊतक, या मैं बोलूंगा 3 प्रकार के ऊतक के तो अलग चैप्टर हैं आपके। 4 प्रकार के ऊतक में से, 4 प्रकार के जो ऊतक हैं, उन 4 प्रकार के ऊतक में से 2 चैप्टर ही हैं आपके। कौन सा? सर ये वाला हम पढ़ते हैं कौन से चैप्टर में? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है क्या सर इसमें?
बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में होता है, पादपों में होता है। बांगड़ू लाल, क्या यार सारे घोड़े मेरे पास ही आएंगे क्या ये? तंत्रिका ऊतक जो है इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। कौन सा? जहां पर क्या आएंगे, हम तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे। पेशी ऊतक हम पढ़ते हैं किसमें? गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन चैप्टर जो है उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। संयोजी ऊतक के अंतर्गत हम, वैसे तो कई प्रकार के ऊतक होते हैं जिसमें से रक्त आता है और लसिका आता है, ये दो हैं। ये हम पढ़ते हैं कौन से चैप्टर में? शरीर द्रव्य और परिसंचरण में। शरीर द्रव्य और परिसंचरण जो चैप्टर जो है उसमें ये ऊतकों की हम बात करते हैं। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राणियों में ऊतकों की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स, प्राणी मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, ये हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसका एक एग्जाम्पल होता है रक्त लसिका, वो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके यहां पर हम ऊतक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर? उपकला ऊतक की बात करेंगे। सबसे पहले उपकला ऊतक की बात करेंगे। उपकला ऊतक की बात करने से पहले जल्दी से मुझे बताइएगा कल कितने बजे क्लास है? कल क्लास कितने बजे है पता है ना? कल क्लास कितने बजे है पता है ना सभी को? बारह बजे है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, कौन सा ऊतक पढ़ रहे हैं? उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं बेटा। आइए, उपकला ऊतक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु जो आता है सर, यहां पर उपकला का मतलब क्या होता है? व्हाट इज उपकला, है ना? व्हाट इज एपिथेलियल, एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी की सारी चीजें यहां पर पिछले साल की मेरे पास स्लाइड रखी है ना? ये सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है? अगर आप इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मतलब बावले हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें पढ़ाई गई हैं, है ना? लेकिन मैं इनको जोड़ दूंगा और खुशकिस्मती मनाइए अपनी कि इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये भी खुशकिस्मती मनाइए अपनी। चलिए, हाँ जी, उपकला की अगर मैं बात करूं तो उपकला, एपिथेलियल, एपिथेलियल या उप का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर। अपॉन, अपॉन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है अपॉन, यानी किसी के ऊपर। और कला यहां पर जो वर्ड है, थीलिया वर्ड जो है, ये है ग्रोथ, यानी वृद्धि। यानी उपकला ऊतक क्या होता है? कि ऐसा ऊतक है, एक ऐसी कोशिकाओं का समूह जो किसी चीज के ऊपर वृद्धि करती है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये जरा देखो जरा, मैंने बोला ये एक ऊतक है, ठीक है? इस ऊतक के अंदर एक तरल है, कोशिकाएं हैं। क्या मिल रही है? कोशिकाएं मिल रही हैं, ठीक है? इन कोशिकाओं ने कुछ तंतु वंतु निकाल दिए। ये समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल बातें मत करना और प्लीज फोकस करना समझने पर। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो तो जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है? मैंने बोला यहां पर क्या कि मान लो ये एक ऊतक है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। ये देखो, ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं ने कुछ फाइबर निकाल दिए हैं और साथ साथ कुछ तरल पदार्थ भी निकाल दिया है, ठीक है? ओके सर। अब ये कौन है सर? ये है कोशिका। इन कोशिकाओं ने क्या निकाले हैं सर? तंतु, फाइबर। और इस तंतु और ये जो कोशिका जो है ये कहां पर निकले हुए? एक तरल में निकले हुए हैं। ये जो तरल जो है यहां पर, इस तरल को हम बोलते हैं आधात्री, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है
फाइबर है और सेल है। ठीक है, अब ये जो संरचना जो होती है ये होती है संयोजी ऊतक, जो इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है उसका नाम होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। इस संयोजी ऊतक के ऊपर, इस संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि कर रही हैं कौन? कोशिकाएं। वृद्धि कर रही हैं कौन? कोशिकाएं। कौन वृद्धि कर रही हैं? कोशिकाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं सर? वृद्धि कर रही हैं। कोशिकाएं क्या कर रही हैं सर? वृद्धि कर रही हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसा ऊतक जो किसी के ऊपर वृद्धि कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है, तो ऐसे ऊतक को हम क्या बोलेंगे सर? एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है? वह ऊतक जो किसी अन्य के ऊपर वृद्धि करता है। अब किसके ऊपर करता है ये क्वेश्चन आता है, तो किसके ऊपर करता है सर? संयोजी ऊतक जो होता है उसके ऊपर वृद्धि करता है। कौन? हमारा उपकला ऊतक। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ गई होगी, है ना? ये हाँ जी, डन। कोई तकलीफ यहां से यहां तक की बात में? जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां से यहां तक की बात में कोई तकलीफ? समझ में आ गया? तो ये जो मीनिंग है इसको लिख दूं मैं यहां पर। क्या होता है उपकला ऊतक? वह ऊतक जो अन्य ऊतक पर वृद्धि दर्शाता है। वो ऊतक जो अन्य ऊतकों पर क्या दर्शाता है? वृद्धि दर्शाता है। ठीक है जी, ये भी चीज क्लियर हो गई है। सिंपल सा उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं, उपकला ऊतक का मीनिंग समझ में आ गया है। अब ये हमारा पहला बिंदु है। ठीक है, उपकला ऊतक का पहला बिंदु है कि उपकला ऊतक का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट, अब सर ये उपकला ऊतक जो है ये कहां पर पाया जाता है, कैसे मिलता है ना? ये सारी चीजें जो होती हैं। अच्छा, और हमारे शरीर में जो सबसे पहला ऊतक जो बनता है ये भी याद रख लेना। मानव शरीर में सर्वप्रथम जो ऊतक बनता है, देखो ये जो ऊतक जो है इनमें से सबसे पहला ऊतक जो बनता है वो कौन सा होता है? याद रखना, उपकला ऊतक होता है। देखो ये यहां पर भी लिखा हुआ है, शरीर में सर्वप्रथम ऊतक जो उत्पन्न होता है शरीर में वो कौन सा होता है? उपकला ऊतक होता है। तो याद रखना, भूल मत जाना, शरीर में सबसे पहला जो ऊतक उत्पन्न होता है, शरीर में सर्वप्रथम उत्पन्न ऊतक जो होता है वो कौन सा होता है? उपकला ऊतक होता है। ठीक है जी, क्लियर है? डन डना डन डन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? शरीर में सबसे पहला जो ऊतक उत्पन्न होता है वो उपकला ऊतक होता है। समझ में आ गया? पक्का? चलें आगे, बढ़े आगे? चलो जी। आपको नहीं लगता ये जो मैंने लाइन लिखी है क्या ये सही लग रही है आपको? है भोंदुओं, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। तुम्हारे हिसाब से क्या ये जो लिखा हुआ है क्या ये सही है? सोचो सोचो सोचो। ये एक ऐसा ऊतक था जो अन्य ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। ये एक ऐसा ऊतक था जो अन्य ऊतक पर क्या करता है? वृद्धि करता है। अब अगर अन्य ऊतक नहीं होएगा, अगर ये अन्य ऊतक नहीं होएगा, अन्य ऊतक नहीं होएगा तो फिर ये वृद्धि कैसे करेगा? अन्य ऊतक नहीं होएगा फिर ये वृद्धि कैसे करेगा? तो ध्यान से सुनना, यहां पर हमने बोला कि वह ऊतक जो अन्य ऊतक पर वृद्धि करता है। बात आ रही है, ये तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन लिखी है, ए टिश्यू विच ग्रोथ अपॉन अनदर टिश्यू।
दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो अन्य टिश्यूज पर वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर अन्य टिश्यू ना हुआ तो क्या ये वृद्धि कर सकते हैं? हां, ये तब भी वृद्धि कर सकते हैं, याद रखना। अर्ली फॉर्मेशन, जब प्रारंभ में हमारा जीवन स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना, जब हमारा जीवन प्रारंभ होता है भ्रूणीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में, तो उस टाइम पर जस्ट झिल्लियां बनती हैं जो विदाउट सेल होती है। जैसे आपको याद आ रहा है, आपने एक वर्ड पढ़ा था कोरोना रेडिएटा और एक वर्ड पढ़ा था जोना पेलुसिडा, याद आ रहा है? ध्यान से सुनना, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये एक वर्ड पढ़ा था आपने कोरोना रेडिएटा, एक वर्ड पढ़ा था आपने जोना पेलुसिडा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए। कोरोना रेडिएटा कोशिकीय स्तर थी, ये जोना पेलुसिडा कोशिकीय स्तर थी? जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे फटाफट बताएं, कौन सी स्तर कोशिकीय थी? सर कोरोना रेडिएटा जो है वो कोशिकीय स्तर है, और जोना पेलुसिडा जो थी वो कोशिकीय स्तर नहीं थी, वो तो जस्ट केमिकल्स का डिपोजिशन था। यानी केमिकल्स के डिपोजिशन के ऊपर एक सेल्यूलर लेयर का बनना, यानी एक लेयर, एक कोशिका की स्तर जो अकोशिका की स्तर के ऊपर बन सकती है। हां, बन सकती है। ऐसे ये भी अकोशिकीय स्तर के ऊपर बन सकते हैं। हां, बन सकते हैं, लेकिन अर्ली कंडीशन में, भ्रूणीय अवस्था में। इसीलिए यहां पर ये लाइन लिखी हुई है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आती है। क्या समझ में आई? क्या कि नॉर्मली अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे अंदर ये जो उपकला ऊतक जो होंगे ये दूसरे ऊतक पर वृद्धि करेंगे। मेजरली कौन से ऊतक पर? संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करते हैं। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में बने थे ना, स्टार्टिंग में बने थे कौन? ये उपकला ऊतक जब शरीर में सबसे पहले बना था, तो उस टाइम पर कोई संयोजी ऊतक, कोई ऊतक नहीं था, जस्ट केमिकल्स का डिपोजिशन, वो उन केमिकल्स के डिपोजिशन के ऊपर ये सबसे पहले बने थे। तो याद रखना, शरीर में सर्वप्रथम ऊतक जो उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? उपकला ऊतक होता है। ये चीज याद रखिएगा। डन। आगे बढ़ते बेटा, यहां पर 2 बिंदु हो चुके हैं। ये बिंदु कंफ्यूज करता है, मैं नहीं चाहता था बताना, लेकिन बता दिया है, याद रखना। आइए नेक्स्ट, तीसरा बिंदु जो है वो है इसका वर्गीकरण। किसका? उपकला ऊतक का वर्गीकरण। उपकला ऊतक का जब हम वर्गीकरण देखते हैं तो हम सीधा हेडिंग डाल देते हैं उपकला ऊतक, और इसको हम बांटते हैं। आइए प्लीज मेरे साथ साथ बना लेना ये फ्लो चार्ट इस तरीके से। उपकला ऊतक को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सरल उपकला, और एक होती है संयुक्त उपकला। जितना मैंने पिछले साल पढ़ाया था इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इस साल पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना। ठीक है जी, डन। आइए, सरल उपकला और संयुक्त उपकला बेटा तीनों के मिश्रण से बनते हैं अमन ड्रॉप। एक्टोडर्म भी बनाती है, मेसोडर्म भी बनाती है, एंडोडर्म भी बनाती है। आइए सरल उपकला की बात करते हैं, संयुक्त उपकला की बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सीधा सीधा। सरल उपकला वो होती है जो सिंगल लेयर्ड होती है। इतना अंग्रेजी के वर्ड से समझ जाएंगे। सरल उपकला कौन सी होगी? जो सिंगल लेयर होगी, यानी एकल स्तरीय होगी। जबकि संयुक्त उपकला कौन से होते हैं? जो मल्टी लेयर्ड होते हैं। जो कैसे होते हैं? मल्टी लेयर्ड होते हैं। क्या इतनी सी बात भी समझ में आ जाएगी? क्या इतनी सी बात भी समझ में आ जाएगी? ठीक है, ठीक है। तो सरल उपकला और संयुक्त उपकला। भाई एक आपको ये स्तर दिखाई दे रही है, हाँ जी, कैसी है सर? सिंगल लेयर्ड है। वहीं आपको ये स्तर दिखाई दे रही है सर, कौन सी? मैंने कहा ये वाली देख, ये कैसी है सर? मल्टी लेयर्ड है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि एक है सिंगल लेयर और एक है मल्टी लेयर्ड। हाँ सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको ऊपर सरका देते हम यहां पर ऐसे।
और इसको हम ऊपर सरका देते हैं ऐसे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अरे यार, ठीक है, एक है सरल उपकला, एक है संयुक्त उपकला। ये सरल उपकला इस तरीके से सिंगल लेयर्ड है, संयुक्त उपकला इस तरीके से मल्टी लेयर्ड है। ठीक है सर, आई होप इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो सरल उपकला, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में संयुक्त उपकला के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। सरल उपकला और संयुक्त उपकला में जो मल्टी लेयर्ड है, इनमें से कौन सी उपकला होगी जो प्रोटेक्शन का काम कर रही होगी? हाँ जी, हाँ जी बताइए, इनमें से कौन सी है जो प्रोटेक्शन का काम कर रही होगी? ये वाली सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड? तो संयुक्त उपकला जो होती है, इनका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। सर ये कहां पर मिलती है? सर ये हमारी त्वचा जो होती है उसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल में आप सीधा याद रखेंगे, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो हमारी त्वचा जो होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये हमारी त्वचा होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। वो किससे बनी होती है? सर ये संयुक्त उपकला से बनी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सरल उपकला। ये इंपॉर्टेंट है। सरल उपकला जो है भैया, ये हमारी 3 प्रकार की होती है। किस बेसिस पर? आकृति के बेसिस पर। किस आधार पर? सर आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की है। किस आधार पर? आकृति के आधार पर। एक है सरल शल्की उपकला, एक है शल्की उपकला, एक है घनाकार उपकला और एक है स्तंभाकार उपकला। इंग्लिश में बोले तो शल्की को बोलते हैं स्क्वैमस, घनाकार को बोले तो क्यूबॉइडल और स्तंभाकार को बोले तो कॉल्यूमनार। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की होती है। कौन? सरल उपकला जो है, जिसमें से अगर आप इस वाली को देखेंगे तो ये कैसी है सर? चपटी है। हाँ जी, ये चपटी है। कैसी दिखाई दे रही है सर? ये चपटी दिखाई दे रही है। हाँ जी, चपटी दिखाई दे रही है। ये हमारी कौन सी होती है? शल्की होती है। घनाकार जो होगी, घनाकृति की होगी, सीधी सी बात है। घनाकार जो होगी वो कैसी होगी सर? घनाकृति की होगी, क्यूब शेप की होगी। इस तरीके से घन शेप की होगी, क्यूब शेप की होगी। और कॉल्यूमिनर जो होगी वो स्तंभाकार होगी, इस तरीके से लंबी लंबी। तो ये तो देखने से पता लग रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक, ओके सर, ये तो देखने से पता लग रहा है कि ये भैया 3 प्रकार की और तीनों जो है अलग अलग शेप की है। तो यहां पर ये जो 3 प्रकार है किस आधार पर है? शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर, कि आकृति के आधार पर ये जो सरल उपकला है ये 3 प्रकार की है। ठीक है गुरु, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, आराम से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी नहीं लग रही है, वापस से बनाने दो प्लीज।
ये हमारी स्तंभाकार है। ओके, अब बात करते हैं सर इनमें केंद्रक की। केंद्रक कहां पर होते हैं? ये मैं नहीं लिख रहा हूं कि ये चपटी है, ये घन आकृति की और ये स्तंभ आकृति की है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर लिखूंगा टाइम वेस्टेज होएगा। यहां पर लिख देता हूं, बस शल्की के आगे लिख देता हूं, ये कैसी होती है? चपटी होती है। ये नाम से पता लग रहा है क्यूब शेप की होंगी, घन आकृति की होगी, स्तंभाकार स्तंभ के जैसी होगी। इनमें अगर केंद्रक की बात करूं तो ऑलमोस्ट केंद्रक इसमें बीच में है, इनमें भी बीच में होता है, लेकिन इसमें केंद्रक जो होता है वो आधार पर होता है, बेस पर होता है। कैसा होता है? बेस पर होता है। तो यहां पर केंद्रक जो होता है बीच में, यहां पर भी बीच में, लेकिन यहां पर केंद्रक जो है वो कहां पर होता है? आधार में होता है। अधर नहीं, आधार में, बेसल, बेस में होता है। बिल्कुल, इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, यहां पर लिख दूं केंद्रक बीच में है, चलो लिख देते हैं केंद्रक बीच में है। यहां पर केंद्रक आधार पर है, यहां पर भी ऑलमोस्ट केंद्रक बीच में है। नेक्स्ट, अगला बिंदु, दूसरा बिंदु, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर ये जो शल्की उपकला जो होती है, इनका कार्य क्या होता है? अगर मैं इनके कार्य की बात करूं तो इनका कार्य बेसिकली क्या होता है? किसी चीज को छानना। निसंद, ये वर्ड पहले भी आया हुआ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। निसंद का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। निसंद का मतलब क्या होता है? छानना होता है। निसंद मतलब छानना, फिल्टर करना। और विसरण, विसरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। तो विसरण में हेल्प करती हैं कौन? शल्की उपकला। और निसंद में हेल्प करती हैं कौन? शल्की उपकला। अब आप मुझे बताएंगे इनका कार्य अगर ये है तो ये कहां पर मिलेंगी? इनकी उपस्थिति, इनके एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। क्या मैं आपको कुपिका बोल सकता हूं? कुपिका, क्या ये कुपिका में मिलती होंगी? दिमाग लगाओ, व्हाट इज कुपिका? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, फेफड़ों के अंदर जो है कुपिकाएं होती हैं। फेफड़ों के अंदर कुपिका होती है। कुपिका जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कौन सी विधि से होता है? सर, विसरण विधि से होता है। तो क्या ये कुपिका में पाई जाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल पाई जाएंगी। और कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है रक्त नलिका में। क्यों सर, रक्त नलिका में क्यों पाई जाएगी? अरे मेरे बांगड़ू, जरा दिमाग लगाइए। रक्त नलिका है, हाँ सर। ये कोशिकाएं हैं, हाँ सर। अब जरा सोचिए, इन रक्त नलिकाओं से यहां भेजना है पोषणीय पदार्थ और ऑक्सीजन, यहां से आना है अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एक्सचेंज जो होएगा ये कौन सी विधि से होएगा? सर, विसरण से होएगा। और विसरण कराने के लिए यहां पर कौन सी उपकला होगी? सर, शल्की उपकला। तो क्या ये रक्त नलिका में मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है जनाब, इतनी सी बात। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ओवरलोड मत होना। जितना चाहिए नीट क्रैक करने के लिए उतना मैं आपको बता रहा हूं, उतना याद रखना है। ठीक है, और किसमें मिलेगी? सर, ये मिलेगी बोमेन संपुट में। और किसमें मिलेगी? सर, ये मिलेगी बोमेन संपुट में मिलेगी। अब सर, बोमेन संपुट क्या होता है? किडनी जब हम पढ़ेंगे तो किडनी के अंदर क्या पाई जाती है? वृक जो होती है, उस वृक के अंदर क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन पाई जाती है। अब ये जो नेफ्रॉन जो होती है इस तरीके से एक प्यालेनुमा संरचना बनाती है जिसका नाम होता है बोमेन संपुट। अब ये बोमेन संपुट जो होती है इस तरीके से चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। ये चपटी चपटी आप कोशिकाएं देख रहे हैं, ये जो चपटी चपटी आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है ये है शल्की उपकला। तो ये जो बोमेन संपुट जो होता है, इस बोमेन संपुट में ये जो कोशिकाएं जो हैं ये कौन है? सर, ये शल्की उपकला है। तो याद रखना, ये नेफ्रॉन जो होती है उस नेफ्रॉन में ये प्यालेनुमा संरचना होती है, बोमेन संपुट। फिर ये बोमेन संपुट जो होती है इस तरीके से घुमावदार संरचना में ओपन होती है, इसका नाम होता है पीसीटी।
जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी इस पर फोकस करेंगे। ये कौन है सर? ये है बोमिन संपुट। इसका नाम है बोमिन संपुट। तो ये जो बोमिन संपुट है ये कौन सी सेल्स से बना हुआ है सर? ये चपटी उपकला से बना होता है। तो मात्र 3 एग्जाम्पल आप इतने से याद रख सकते हैं। क्या? कि शल की उपकला कैसी होती है सर? चपटी होती है। केंद्रक इनमें कहां होता है? बीच में होता है। किस चीज में हेल्प करती है सर? छानने में। अब जरा सोचिए, यहां से कौन आएगा सर? हमारी किडनी में हमारे ब्लड को छाना जाता है। हाँ सर, हमारा ब्लड आएगा अंदर। हमारा कौन आएगा सर? ब्लड आएगा। हाँ सर, और ब्लड आएगा और यहां से नीचे छाना जाएगा। तो छानने में कौन हेल्प करता है सर? नीसेंध का मतलब क्या होता है? छानना। तो छानने में क्या ये शल की उपकला काम कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। ठीक है, तो ये चीज भूल मत जाना। एक तो नीसेंध में और एक विसरण में, यानी छानने में और विसरण में, डिफ्यूजन में ये उपयोगी होती है। कौन? आपकी शल की उपकला, चपटी उपकला, जो कहां पर मिल रही है? कुपिकाओं में मिल रही है, रक्त नलिकाओं में मिल रही है, बोमिन संपुट में मिल रही है। बस ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना। ज्यादा याद रखोगे कंफ्यूज्ड हो जाओगे। सेलेक्टेड वो एग्जाम्पल याद रखो जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन है। हम यहां पर कौन सी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं? पुरानी एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि सिलेबस में ऊ तक दिया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं किस पर? क्यूबॉइडल पर। इनका कार्य जो होता है, इन दोनों का कार्य जो है एक साथ लिखेंगे हम यहां पर। इनके कार्य की अगर मैं बात करूं, इन दोनों का कार्य जो है, ये जो होती है, इनके कार्य की अगर मैं बात करूं तो ये जो होती है, एक सेकेंड, इन दोनों का कार्य हमने यहां पर बिंदु, अच्छा 1 2 3 यहां डाला, यहां पर बिंदु नहीं डाला है। चलो, ये डाल लोगे ना, इस तरीके से बिंदु डाल लोगे ना। यहां पर कार्य जो है आपने एक साथ याद रखने हैं कि ये जो होते हैं, ये स्त्रावण में और अवशोषण में हेल्प करते हैं। किसमें? स्त्रावण में और अवशोषण में हेल्प करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं स्त्रावण में और अवशोषण में हेल्प करते हैं। यानी दोनों का कार्य जो है ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है, शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये भी स्त्रावण में अवशोषण में हेल्प करते हैं, ये भी स्त्रावण में अवशोषण में हेल्प करते हैं। लगभग कॉमन कार्य है। ठीक है सर। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले जरा इधर देखिएगा। ये जो है, इसको मैं 1 2 3 4 बिंदु मेरे साथ बनाते जा रहे, लिखते जा रहे ना। देखिए, ये जो घनाकार उपकला जो होती है, इसका मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। किस प्रकार का रूपांतरण होता है इनका, जरा देखिएगा। थोड़ा सा ऊपर खिसका रहा हूं मैं ताकि मेरे पास जगह हो जाए। सिर्फ छोटा कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह निकल आए, बस। हाँ जी, इनके रूपांतरण की बात करते हैं। किसके? घनाकार उपकला जो है, अगर इसका मैं रूपांतरण की बात करूं तो जरा संरचना देखिएगा। यहां पर ये हमारी कौन थी? घनाकार उपकला थी ना। हाँ सर, घनाकार उपकला थी। मैंने यहां पर रूपांतरण करके इसके ऊपर देखिएगा कुछ घुमावदार संरचना बनाई इसकी सतह पर। इसकी सतह पर इस तरीके से क्या निकाले? छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हुए हैं। जैसे ये अगर सेल है तो इस तरीके से ये सेल जो है ये बाहर की तरफ प्रवर्धन निकाल रही है इस तरीके से। और इस प्रवर्धन को हम क्या बोल रहे हैं? प्रवर्धन मींस एक्सटेंशन, बाहर की तरफ निकलते हुए इसकी झिल्ली बाहर की तरफ मुड़ रही है। इसको हम बोलते हैं अंकुर। और ये जो अंकुर जो है, जरा ध्यान से देखना इस अंकुर को। ये जो अंकुर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी अंकुर पर और छोटे छोटे अंकुर अगर लगा दूं तो ये छोटे छोटे अंकुर क्या कहलाएंगे? रसांकुर कहलाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, माइक्रोविलाइज कहते हैं। ये क्या कहलाती है? विलाइज।
और ये क्या कहला रही है? माइक्रोविलाइज। ये क्या कहलाती है? माइक्रोविलाइज कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं दोस्त, अगर ऐसी संरचना यहां पर अगर हो तो ये जो देखने में ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये संरचना देखने में ऐसा लगता है एक ब्रश के जैसी संरचना है। किसके जैसी संरचना है? एक ब्रश लाइक संरचना है। किसके जैसी है? ब्रश के जैसी संरचना होती है। ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस संरचना को हम बोलते हैं, याद रखना, ब्रश बॉर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर। तो ये ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर होती है। हाँ, ब्रश बॉर्डर होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ब्रश बॉर्डर कहलाती है। अब जरा सोचिए, ये जो ब्रश बॉर्डर है, इसको क्या मैं घनाकार, कैसी घनाकार है? सूक्ष्म अंकुर घनाकार है। ये कैसी है? सूक्ष्म अंकुर युक्त घनाकार। सूक्ष्म अंकुर युक्त घनाकार उपकला बोल सकता हूं। जरा दिमाग लगाइए, इस रूपांतरण को मैं क्या बोलूंगा भैया? इस पर क्या पाया जा रहा है? सूक्ष्म अंकुर युक्त कौन है? घनाकार उपकला। अब सर इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोलते हैं। ये कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये कौन है बेटा? ये हमारा पीसीटी है। इसका नाम क्या है गुरु? पीसीटी है। ठीक है, अब इस पीसीटी के अंदर अगर मैं बात करूं, ये पीसीटी की सेल्स है। अब ये पीसीटी की सेल्स जो होती हैं, अंदर जो खाली जगह है, इधर इन पर क्या होता है? इस तरीके से छोटे छोटे अंकुर पाए जा रहे हैं। तो ये हमारी घनाकार, कैसी है? ये घनाकार है कोशिका। ये पीसीटी जो है, ये किससे बनी हुई है सर? ये बनी हुई है हमारी घनाकार सूक्ष्म अंकुर युक्त, जो क्या है? सूक्ष्म अंकुर युक्त घनाकार उपकला। ये कहां पर पाई जाती है? पीसीटी में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल याद रखना इसका, पीसीटी। एग्जाम्पल याद रखना है कौन? पीसीटी। अब ये पीसीटी कहां पर पाई जा रही है? याद रखना है पीसीटी कहां पर पाई जा रही है भैया? ये हमारी नेफ्रॉन में पाई जा रही है। डन। तो मैं वही एग्जाम्पल बता रहा हूं जिनसे प्रश्न बन सकता है नीट में, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं स्तंभाकार। कार्य ऑलमोस्ट सेम है, स्त्रावण अवशोषण। अब यहां पर हम रूपांतरण देख रहे हैं। यहां पर भी हम क्या देखेंगे? रूपांतरण देखेंगे। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं ताकि सेपरेट हो ये। हाँ, ये इस तरीके से। हाँ जी, थोड़ा सा इसको भी हम इधर कर देते हैं। चलो जी, चलो जी। तो ये हो गई हमारी क्यूबॉइडल। अब आते हैं स्तंभाकार पर। ठीक है सर, ओवरी में भी घनाकार होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मिस शालिनी। आइए अब स्तंभाकार की बात करते हैं। स्तंभाकार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम रूपांतरण जब देखते हैं तो दो प्रकार के रूपांतरण हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या? यहां पर अगर मैं रूपांतरण की बात करूं तो यहां पर मुझे दो प्रकार के रूपांतरण दिखाई दे रहे हैं। कैसे दो प्रकार के रूपांतरण? मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको। ये हमारी घनाकार थी, ये मैं दो बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, एक में तो वही सूक्ष्म अंकुर
यानी अंकुर के ऊपर क्या मिल रहे हैं? सूक्ष्म अंकुर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? अंकुर के ऊपर क्या मिल रहे हैं? सूक्ष्म अंकुर मिल रहे हैं। एक तो ये वाली कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है, और एक और कंडीशन। अब इधर देखिएगा, देखिए मैं यहां पर जानबूझ के आपको यहां पर सेपरेटली बनाकर भी दिखा रहा हूं कि ये क्यूबॉइडल थी, चलो ये क्यूबॉइडल है। अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं कॉल्यूमिनर, स्तंभाकार। एक स्तंभाकार ये है, एक स्तंभाकार ये है। यहां पर केंद्रक बीच में था, यहां पर केंद्रक आधार पर है। यहां पर कोशिका झिल्ली जो है बाहर निकली और इस तरीके से अंकुर बनाया, और अंकुर से क्या निकल रहे हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर निकल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला कंसेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा है। ये तो सेम टू सेम यही वाला है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है कि इसकी झिल्ली से पक्षमाभ निकल रही है। क्या? यहां पर तो सूक्ष्म अंकुर थे, यहां पर कौन है सर? पक्षमाभ है। ये कौन है सर? सूक्ष्म अंकुर। अंकुर के ऊपर कौन है? सूक्ष्म अंकुर। अंकुर के ऊपर कौन है सर? सूक्ष्म अंकुर हैं। और यहां पर कोई अंकुर पंकुर नहीं है, क्या निकली है सर? पक्षमाभ बनी है। ये कौन है सर? पक्षमाभ है, सीलिया है। अब अगर आपको सेल चैप्टर याद है तो आप समझ पाएंगे। ये कौन है? सूक्ष्म अंकुर है, और ये कौन है? पक्षमाभ है, सीलिया है। ये हमारे माइक्रोविलाई हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये सूक्ष्म अंकुर किस चीज में हेल्प करेंगे? ये अवशोषण में हेल्प करेंगे। ये किस में हेल्प करते हैं? अवशोषण में। और ये जो होते हैं किसी चीज के गमन में हेल्प करते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, याद करिए, फैलोपियन नलिका जो थी, उस फैलोपियन नलिका में से इनमें से कौन सी स्तंभाकार उपकला पाई जाएगी? जल्दी से मुझे बताओ, कौन सी स्तंभाकार उपकला पाई जाएगी इनमें से? फैलोपियन नलिका के अंदर सूक्ष्म अंकुर वाली पाई जाएगी कि पक्षमाभ वाली पाई जाएगी? जरा जल्दी से मुझे बताओ। ये वाली मिलेगी कि ये वाली मिलेगी? सीलिया वाली। याद? अरे द्वितीय अंडक का गमन नहीं कराया था, तो बस यही चीज थी, ये आपको समझानी थी। आई होप आपको समझ में आ जाएगी इतनी सी बात। तो ये है सूक्ष्म अंकुर युक्त स्तंभाकार उपकला। इसको मैं लिख देता हूं, सूक्ष्म अंकुर युक्त स्तंभाकार उपकला। ठीक है, और ये है पक्षमाभी उपकला, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला। ठीक है, अब सर ये कहां पर पाई जाएगी? मैंने आपको बोला कि भैया ये अवशोषण से संबंधित है, एब्जॉर्प्शन से संबंधित है। फिर तो सर ये भी एब्जॉर्प्शन से संबंधित होगी। यस, ये पीसीटी में एब्जॉर्प्शन करती है। किसका? भाई यहां पे जब रक्त तू छानेगा, ब्लड का जो प्लाज्मा तू छानेगा, उसमें से 99% चीजों को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो यूजफुल होगी। तो ये एब्जॉर्ब करेंगी। तो ये जो होती है ये अवशोषण से संबंधित है। ये अवशोषण, ये अंकुरों का काम ही क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो जरा सोच, ये किसमें थी सर? पीसीटी में थी। हाँ सर, पीसीटी की फुल फॉर्म सर क्या होती है? पीसीटी की फुल फॉर्म में यहां पर साइड में लिखूं, चलो यहां नीचे लिख देता हूं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बाद में आएगी दोस्त, टेंशन मत लेना। हिंदी में समीपस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका जो होती है उसका नाम है पीसीटी। ठीक है, डन मेरे भाई, क्लियर है? तो मेरे भाई ये वाली जो होगी ये किसमें पाई जाएगी सर? ये वाले रूपांतरण और ये वाले रूपांतरण किसमें पाए जाएंगे? थोड़ा सा और ऊपर उठाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा और जगह निकालनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा ऊपर छोटा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं ताकि जगह मिले। इनको ऊपर उठा दिया, इसको ऊपर उठा देते हैं, जगह मिल जाएगी हमें। हाँ जी, तो भैया एग्जाम्पल की बात करूं
तो ये किस में पाई जाएंगी? ये पाई जाएगी हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में। किसमें पाई जाएगी? आंतों में पाई जाएगी। और ये जो है सर, ये कहां पाई जाएगी? ये पाई जाएगी फैलोपियन नलिका में। सर सिर्फ फैलोपियन नलिका में पाई जाती है? नहीं, ये हमारी श्वसनिका में भी पाई जाती है, ब्रोंकियोल्स में भी पाई जाती है, श्वास नलिका में भी पाई जाती है, ये हमारी ट्रैकिया में भी पाई जाती है। ठीक है, श्वसनिका याद रखना। ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स जो होती है उसमें पाई जाती है, श्वसनिकाओं में पाई जाती है। ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा उपकला ऊतक जो है उसका इस तरीके से हमने क्या किया है, यहां पर वर्गीकरण किया है। सर छोटी इंटेस्टाइन में पाई जाएगी कि बड़ी इंटेस्टाइन में पाई जाएगी? बेटा छोटी में पाई जाती है। चीजों का अवशोषण जो होता है, मैक्सिमम चीजों का, खाद्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में केवल जल का, खनिजों का, ड्रग्स का अवशोषण होता है। ठीक है, तो आपने इतना ही याद रखना है उपकला ऊतक का वर्गीकरण। अगर आप ये याद करने बैठे, देखो यहां पर मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये चीजें पढ़ाई हुई हैं, इतना आपने जाना नहीं है ना। सरल, शल्की, घनाकार, फिर स्तंभाकार, फिर आभासी, कूट स्तरित उपकला, ये नहीं जाना है, इतना नहीं जाना है। ये शल्की उपकला कुछ इस तरीके से होती है, ये आप देख रहे हैं, ये शल्की है, ये क्यूबॉइडल है, ये स्तंभाकार है। ठीक है, ये कहां पर मिल रही है? ये एग्जाम्पल बोमेन संपुट में मिल रही है, ये कुपिकाओं के अंदर मिल रही है, रक्त नलिकाओं के अंदर मिल रही है। ठीक है, और हृदय की अंदर एंडोकार्डियम होती है, उसमें पाई जाती है। उसके बाद घनाकार जो होती है, ये जनन उपकला भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं घनाकार जो थी ये जनन उपकला कहला रही थी। क्यों? ये हमने पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? याद करिएगा, ये हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। जनन उपकला कैसी होती है? घनाकार थी। किसमें? नर में भी और मादा में भी। याद करिएगा, जो घनाकार, जो जनन उपकला जो थी नर के अंदर, वृषण के अंदर जो जनन उपकला थी उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं थी। एक नर जर्म कोशिका थी और एक कौन सी थी? सर्टोली कोशिका। वो किसका भाग था? जनन उपकला की तो भाग था। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत सारी चीजें, अब ये देखिए यहां पर घनाकार जो है वो सूक्ष्म अंकुर वाली है, पक्षमा भी है, ये वृक्काणु में मिल रही है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस में मिल रही है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पढ़ाया हुआ मतलब इन द सेंस बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है जो मैंने यहां पर बताया है। बस इतनी सी बिंदु, इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, चाय ठंडी हो गई। हाँ जी, क्लियर? यहां तक की बात, कोई कंफ्यूजन? क्या ये चार्ट बना लेंगे डंडना डंडन? ये हमने तीसरा बिंदु पढ़ा है किस चीज का? उपकला ऊतक का वर्गीकरण। ठीक है, डन। नेक्स्ट चौथे बिंदु पर आते हैं बेटा। चौथा बिंदु किसके बिंदु पढ़ रहे हैं? सर उपकला ऊतक के बिंदु पढ़ रहे हैं हम यहां पर। उपकला ऊतक हेडिंग, उसके पहला बिंदु अन्य ऊतक पर वृद्धि करती है। शरीर में सबसे पहले ऊतक जो बनता है वो यही बनता है। फिर इसका हमने वर्गीकरण देख लिया। अब हम देखेंगे उपकला ऊतक का मॉडिफिकेशन। उपकला ऊतक का, उपकला ऊतक जो होती है ये ग्रंथियों का निर्माण भी करती है। क्या बोला मैंने? उपकला ऊतक जो है ये ग्लैंड्स भी बनाती है, ग्रंथियां भी बनाती है। उपकला ऊतक क्या बनाती है बेटा? ग्रंथियां भी बनाती है। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती है बेसिकली वो किससे बनी होती हैं? इसी उपकला ऊतक से बनी होती है। जैसे आपने नाम सुना है कौन सा? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, है ना। ये जितनी भी ग्रंथियां आप लोगों ने नाम सुनी, ये सारी की सारी ग्रंथियां जो हैं ये उपकला ऊतक के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। ठीक है, अब साहब ये ग्रंथियां जो होती हैं ये भी दो प्रकार की हैं। कौन से दो प्रकार की है? पहला हम प्रकार देखेंगे संख्या के आधार पर, और दूसरा हम देखेंगे कार्य के आधार पर। क्या? पहले हम देखेंगे संख्या के आधार पर ग्रंथि और फिर हम देखेंगे कार्य के आधार पर ग्रंथि। मैं तुमसे सीधा बोलूं दोस्त, मैंने तुमसे सीधा बोला कि मेरे भाई ये एक कोशिका और ये ग्रंथि का काम कर रही है। क्या? ये एक कोशिका है, ये एक सेल है और ये ग्रंथि का कार्य कर रही है। आप बोलेंगे हैं कर रही है? हाँ,
तो क्या मैं इसको एकल कोशिकीय ग्रंथि बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या कहलाएगी? एकल कोशिकीय ग्रंथि। सर ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ग्रंथि मीन्स जो किसी पदार्थ को स्रावित करे, पदार्थ को स्रावित करे। ऐसी संरचना क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है। तो हमने बोला एक सेल है, वो कोई चीज निकाल रही है, वो कोई हार्मोन निकाल रही है, वो कोई कुछ प्रोडक्ट निकाल रही है, तो वो क्या कहलाएगी? सर एकल कोशिकीय ग्रंथि कहलाएगी। नाउ बहुकोशिकीय ग्रंथि बताने की जरूरत ही नहीं है। सर बहुकोशिकीय ग्रंथि कौन सी होंगी? जो बहुत सारी कोशिका से बनी होंगी। अब बहुकोशिकीय ग्रंथि हमारे शरीर में सारी की सारी ग्रंथि मानव शरीर में जो होती है वो बहुकोशिकीय होती हैं। हमारे शरीर में मैक्सिमम ग्रंथियां जो हैं वो बहुकोशिकीय हैं। तो इसके तो एग्जाम्पल आपने याद ही नहीं रखने। एग्जाम्पल किसके याद रखने? इसके याद रखने हैं। इसके दो एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। क्या? इसके क्या याद रखने? दो एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? अधिकतम ग्रंथि। हमारे शरीर में या प्राणियों के शरीर में, एनिमल्स के शरीर में अधिकतम ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? सर बहुकोशिकीय होती हैं। तो एकल कोशिकीय ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो इसके आपने दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल याद रखना है कलश कोशिका। कलश कोशिका, ये जो कलश कोशिका जो होती है इसको हम बोलते हैं गोबलेट सेल। कलश कोशिका जिसको हम क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल बोलते हैं। अब ये जो गोबलेट सेल जो होती है ये क्या निकालती है? सर अब ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ तो निकालेगी। मैंने कहा यस, तो ये निकालती है श्लेष्मा। ये क्या स्त्रावित करती है? सर ये श्लेष्मा स्त्रावित करती है। यहां पर लिख देते हैं। क्या करती है? सर ये श्लेष्मा स्त्रावित करती है। ठीक है। तो पहली जो कोशिका प्राणियों के अंदर जो एकल कोशिकीय ग्रंथि का कार्य करती है वो कौन सी होती है? गोबलेट कोशिका। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। एक सेकंड रुकना बच्चा। हेलो 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 हेलो। अरे भैया किसकी क्लास रुक गई? हेलो 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 हेलो। चेक वन आ रही है ना भाई? ये कौन था बीच में स्पैम करने वाला? क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, क्लास रुक गई है? हाँ जी। तो पहला एग्जाम्पल क्या था बेटा? कलश कोशिका। दूसरा एग्जाम्पल है पेनिथ कोशिका। ऐसे बीच में स्पैम मत किया करो यार, पूरा फ्लो टूट जाता है। क्लास रुके, कहां रुकी है साइमा? कहां रुकी है साइमा? क्लास चल तो रही है बेटा। हाँ जी, पहला एग्जाम्पल क्या था? कलश कोशिका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पेनिथ कोशिका। अब सर ये पेनिथ कोशिका क्या करती है? बेटा ये पेनिथ कोशिका जो होती है, अच्छा ये दोनों जो है ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है, पाचन से संबंधित है। ये पेनिथ कोशिका जो एक एंजाइम निकालती है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या स्त्रावित करती है? लाइसोजाइम स्त्रावित करती है। ठीक, जरा मुझे एक बार फटाफट बताइएगा यहां तक की बात आपको समझ में आई जो यहां पर लिखी हुई है? चल रही है बेटा, क्लास चल रही है, नहीं रुकी है क्लास मेरे भाई। YH क्लास चल रही है।
आहार नाल में कलश कोशिका, पैनित कोशिका भी आहार नाल में ही होती है। यहां तक की बात समझ में आई। हम यहां पर क्या देख रहे थे कि उपकला ऊतक ही आगे चलकर क्या बनाती है, ग्रंथियां बनाती है। हमने बोला चलो ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। हमने बोला ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, तो प्रश्न उठा किस आधार पर पूछना चाहते हो। हमने बोला कि कोई ग्रंथियां एकल कोशिकीय भी होती है, हाँ, और ज्यादातर बहुकोशिकीय होती है। मैंने कहा जो एकल कोशिकीय उनके 2 एग्जाम्पल, ज्यादातर बहुकोशिकीय होती हैं। अब बहुकोशिकीय जो है हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथि हैं सारी की सारी बहुकोशिकीय, एकल कोशिकीय के ये 2 एग्जाम्पल याद रखने, खत्म खल्लास। तो ये तो हमने देख लिया किस आधार पर सर, संख्या के आधार पर। किस आधार पर, देखिए संख्या के आधार पर। अब बात करते सर कार्य के आधार पर। अब बात करते कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर अगर बात करें तो एक होती है अंतःस्त्रावी, जिसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं, और एक होती है बाह्यस्त्रावी, एक्सोक्राइन बोलते हैं। एक होती है अंतःस्त्रावी और एक होती है बाह्यस्त्रावी, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन, है ना। अब सर एंडोक्राइन क्या होती है और एक्सोक्राइन क्या होती है। एंडोक्राइन वो होती है जिनका उत्पाद जो होता है वो हार्मोन होता है, या मैं पहले बोलूंगा डक्टलेस होती है। डक्टलेस का मतलब नलिकाहीन। और ये कैसी होती है, नलिका युक्त होती हैं, डक्टेड या डक्ट कंटेनिंग होती है। नलिका युक्त मतलब भाई ये ग्रंथि है और ये ग्रंथि अपना उत्पाद निकालेगी। ये ग्रंथि है और ग्रंथि अपना उत्पाद निकालेगी। मान लो ये ग्रंथि है, अब इसका जो उत्पाद जो बना उस उत्पाद को अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। अब ये जो लक्ष्य है यहां तक पहुंचना था इस उत्पाद को। अब ये उत्पाद अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा, इस ग्रंथि के पास, इस ग्रंथि के पास खुद की नलिका है। ये अपने उत्पाद को इस नलिका से भेजेगी अपने लक्ष्य तक, यानी इस ग्रंथि के पास खुद की नलिका है। हाँ सर, तो ऐसी ग्रंथि क्या कहलाएगी सर, बाह्यस्त्रावी कहलाएगी। जिसके पास खुद की डक्ट है, डक्ट कंटेनिंग। नलिका युक्त, अरे यार, नलिका युक्त, ठीक है, जिसके पास खुद की नलिका। अब मैंने बोला कि भैया ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। हमने बोला ये लक्ष्य और ये ग्रंथि है, इसका जो उत्पाद जो है यहां तक पहुंचना था, इसके पास खुद की नलिका नहीं है। तो क्या हुआ, इसने अपने उत्पाद को डाल दिया किसमें, रक्त नलिका में। और रक्त नलिका में कैसे डालेगी, ऑब्वियस सी बात है, रक्त नलिका यहां पर आएगी, इसके अंदर से होते हुए जाएगी। जब ये रक्त नलिका इसके अंदर से होते हुए जाएगी तो ये अपने उत्पाद को रक्त नलिका में डाल देगी। अब रक्त इसके उत्पाद को लेकर जाएगा और लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो ऐसी ग्रंथि जिनका उत्पाद जो है वो रक्त नलिका में डाला जा रहा है। क्यों, क्योंकि उनके पास खुद की नलिका नहीं होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्त्रावी बोलते हैं। डन। तो अंतःस्त्रावी कैसी होती है, नलिकाहीन होती है। नलिकाहीन का मतलब क्या है, इनके पास खुद की नलिका नहीं है, ये रक्त नलिका में डालती है। ठीक है सर, इतनी सी बात। नेक्स्ट, अब इन एंडोक्राइन का उत्पाद क्या होता है। अगर इनके उत्पाद की बात करूं तो इनका उत्पाद जो होता है वो हार्मोन होता है। इनका उत्पाद कौन होता है, हार्मोन इनका उत्पाद होता है। इनके अगर उत्पाद की बात करें, इनका उत्पाद क्या होता है सर, हार्मोन होता है। और इनके उत्पाद की अगर मैं बात करूं तो इनका उत्पाद जो होता है वो एंजाइम भी हो सकता है, वो दुग्ध भी हो सकता है, वो लार भी हो सकती है, वो पसीना भी हो सकता है, वो तेल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथि होती है, तेल की ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, एंजाइम निकालने वाली ग्रंथि होती है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन निकालती है। अब इसका उदाहरण,
सर एंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण आप जरा सोचिए। हमारे अंदर कोई मास्टर ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी जिसको हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, है ना। पिनियल ग्लैंड, पिनियल, एड्रीनल अधिवृक, अधिवृक, थाइमस, ठीक है, आदि 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 कई सारी ग्रंथियां हैं। ठीक है जी। सर ये दोनों भी बहुकोशिकीय होती है। तुम भोंदू हो क्या बेटा? तुम एक बात मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी बॉडी में ये दो सेल हैं, एक सेल का नाम है कलश कोशिका, एक सेल का नाम है पैनित कोशिका। इनके अलावा सारी ग्रंथियां बहुकोशिकीय। अब ये सारी की सारी ग्रंथियां क्या होंगी इधर वाली? सारी की सारी बहुकोशिकीय होंगी दीपांशी। चाहे पिनियल ग्लैंड हो, चाहे पीयूष ग्रंथि हो, चाहे एड्रीनल ग्लैंड हो, चाहे थाइमस ग्लैंड हो, चाहे कोई सी भी ग्लैंड हो, इन दोनों को छोड़कर बस ये दोनों एकल कोशिकीय संख्या के आधार पर। डन? क्लियर है? समझ में आ गया? ये हमारा ग्रंथियों का वर्गीकरण हो गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? थायराइड ग्रंथि, थायराइड भी लिख सकते हैं। आएंगी, सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा होएगा रासायनिक समन्वय, एकीकरण, केमिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। उसमें हम इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। डन मेरे भाई? क्लियर है? चलें आगे। ये चौथा बिंदु था। सर सिंगल सेल वाली एंडो में आएंगी कि एक्सो में आएंगी? बेटा सिंगल सेल वाली जो होती हैं, ये वाली एकल कोशिकीय जो होती हैं, ये बेसिकली एक्सोक्राइन होती हैं। क्यों? ये बेसिकली क्या होती है? एक्सोक्राइन होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की नलिका होती है और उसी नलिका से ये कलश कोशिका चाहे पैनित कोशिका ये अपनी ही नलिका से क्या स्त्रावित करती है? या तो श्लेष्मा या लाइसोजाइम स्त्रावित करती है। और लाइसोजाइम क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। और अगर ये एंजाइम है तो आप समझ सकते हो एंजाइम स्त्रावित करने वाली बाह्य स्त्रावी होती है। सर प्लेसेंटा में भी मिली थी। हाँ प्रभु, प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है जी, प्लेसेंटा में मिली थी। अरे प्लेसेंटा एग्जाम्पल है, प्लेसेंटा। ठीक, डन। ये चौथा बिंदु था किसका? उपकला ऊतक का। रटना नहीं है, चीज को फील करना, समझना है। उपकला ऊतक का मीनिंग समझा, सबसे पहले बनती है ये देखने की कोशिश करी, फिर इसका वर्गीकरण किया, ये चार्ट बनाना है। फिर उसके बाद हमने यहां पर इस वर्गीकरण को समझते हुए कुछ बिंदु थे जो इस यहां पर इस तरीके से दिखाए। फिर उपकला ऊतक जो है आगे चलकर मॉडिफाई होकर क्या बनाती है? ग्रंथियां बनाती है। ये पढ़ी किस आधार पर? संख्या के आधार पर। किस आधार पर? कार्य के आधार पर। ठीक है, क्लियर है यहां पर? चलें आगे। नेक्स्ट, अब हम यहां पर बात करेंगे, कितने बिंदु हो गए? डी। नेक्स्ट ई। अब यहां पर बात करेंगे ये उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं जो होती हैं, इनके बीच में संधि पाई जाती है। ठंड लगने लग गई भैया। क्या बोला हमने? उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं जो हैं, उपकला ऊतक की कोशिकाएं जो हैं, इनके बीच में क्या पाई जाती है? संधि पाई जाती है। सर यकृत की कवरिंग ग्रंथिल उपकला ऊतक उपकला द्वारा होती है क्या? हाँ जी, ग्लिसन्स कैप्सूल जिसको बोला जाता है, पुष्पेंद्र अंबेडकर, इसका नाम क्या होता है? ग्लिसन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, वो एक आवरण होता है, एक उपकला होती है। ठीक है, यकृत के अंदर। चलिए आइए देखिए जरा यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने यहां पर बोला कि अब हम यहां पर देखने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? यहां पर हम उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच संधि पढ़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उपकला ऊतक, उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच
अंतर संधि। उपकला कोशिकाओं के बीच में क्या पाई जा रही है? अंतर संधि पाई जा रही है। अंतर संधि पाई जा रही है मतलब क्या है, जरा देखिएगा। देखिए मेरे भाई, मैं बहुत सिंपल तरीके से तुमको चीज समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत सीधे तरीके से, ठीक है। मैं 3 कंडीशन अपने हाथों से बता रहा हूं, प्लीज फील करना। ये एक कोशिका, मेरा ये हाथ एक कोशिका और ये वाला हाथ भी एक कोशिका है, ठीक है। मुझे बताओ, क्या इस कंडीशन में 2 कोशिका दृढ़ता से जुड़ रही है? अगर ये दृढ़ता से जुड़ेंगी तो इनके बीच में जो कनेक्शन है, क्या उस कनेक्शन के कारण इस ऊतक से कोई मटेरियल बाहर निकल सकता है? इन कोशिकाओं से कोई मटेरियल बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना। तो ऐसी संधि जो होगी, क्या मैं उसको दृढ़ संधि बोल सकता हूं? ऐसी संधि को क्या मैं दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन कह सकता हूं? दिमाग लगाइए। ऐसे जंक्शन को क्या मैं दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन बोल सकता हूं? जिसमें मटेरियल ऊतक से लीक नहीं होएगा, जिसमें पदार्थ जो होएगा, जो भी पदार्थ है वो ऊतक से पदार्थ का ऊतक से रिसाव नहीं होगा। मींस वो मटेरियल जो है वो लीक नहीं होगा। तो ऐसा जंक्शन, ऐसी संधि, उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच जो ऐसी संधि जो होगी, क्या मैं उसे दृढ़ संधि बोल सकता हूं? सोचो, क्या ऐसी संधि दृढ़ संधि कहलाएगी? हां सर, जरा देखिएगा, यहां पर दिखाई दे रही होगी आपको दृढ़ संधि, ये वाली है दृढ़ संधि। हालांकि यहां पर आप समझ नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ इतना सा। ये 3 प्रकार की संधि है, जिसमें से ये टाइट जंक्शन आपको दिख रहा होगा। ये टाइट जंक्शन है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। ये एक दूसरे से इस तरीके से टाइटली पैक्ड है कि कोई चीज इनसे मटेरियल जो है लीक नहीं हो सकता। तो ऐसे जंक्शन क्या कहलाता है सर? टाइट जंक्शन कहलाता है। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। एग्जाम्पल मत याद रखना कहां पर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बस इतना सा। 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं, जिसमें से एक होता है टाइट जंक्शन, दृढ़ संधि, जिसमें कोई भी पदार्थ रिलीज नहीं होएगा, लीक नहीं होएगा। ठीक है, याद करने के लिए इस तरीके से। ठीक है, अब इधर देखिएगा, देख लिया? अब इधर देखिए, अब कैसे दिखाऊं, ऐसे देख ले यूं। अब जरा सोच, ये मेरा पूरा हाथ एक सेल मान ला। अब की बार ये जो पूरा हैंड जो है, ये मेरा एक सेल है और ये वाली एक सेल है। जरा देख, कोशिकाएं जो हैं, ये वाली कंडीशन देखना, इस वाली कंडीशन में दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो गई हैं। हाँ सर, है ना, हो गई ना। लेकिन इस वाली कंडीशन में अलग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो जुड़ी हुई है। अगर ये जुड़ती नहीं तो ये अलग हो जाती। यानी ये वो जगह हैं जहां से एक दूसरे से वो क्या है, संबंधित है। एक दूसरे से क्या है सर, संबंधित है? तो ऐसी संधि को जरा इमेजिन करना, ऐसी संधि को क्या मैं आसंजी संधि बोल सकता हूं? आसंजी। ऐसी संधि जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आसंधि संधि बोलते हैं, या इसको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम्स या एडहेरेंस जंक्शन। ठीक है, तो भूल मत जाना, आसंजी संधि, जिसको हम डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं। ये वर्ड आप में से कई बच्चों ने सुना भी होएगा, सब मेटासेंट्रिक शेप। बहुत बढ़िया। तो ये आप डायग्राम देखेंगे, यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा, डेस्मोसोम्स। ये यहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं, देखो यहां पर आसंजी संधि जो है उसको डेस्मोसोम्स लिखा हुआ है, कि कुछ स्थानों पर
कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली मोटी होकर बटन के समान संरचना बनाती, जिनको हम डेस्मोसोम्स या मैक्यूला एडेरेंस बोलते हैं। इनमें टोनोफिलामेंट पाए जाते हैं। ये तंतु अपनी ओर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में गहराई तक धसे रहते हैं। ठीक है, अब ये एलन के मॉड्यूल में ये लाइन लिखी हुई है कि डेस्मोसोम आसंजी संधि क्या होते हैं। तो बेसिकली समझने के लिए यूं समझ सकते हैं कि ये भैया ये दो सेल थी, ये दो सेल जो हैं ये इस तरीके से दो सेल थी, मान लो यूं है। अब इनका ये वाला भाग जो है फूल गया है, ये वाला भाग बटन की तरह फूल गया है ना। ये वाली भाग जो था वो कैसा हो गया सर, फूल गया है। पहले ये सीधी मिल रही थी, अब इनका ये वाला भाग जो है ये क्या हो गया सर, बटन की तरह फूल गया है। और ये फूला हुआ भाग जो है, यही फूला हुआ भाग जो है, इसका नाम है डेस्मोसोम्स। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स बोलते हैं, जो इन दोनों कोशिका को एडहेयर करे रखता है, जोड़े रखता है, चिपकाए रखता है, ताकि ये कोशिकाएं एक दूसरे से एडहेयर हो सके, एक दूसरे से जुड़ सके। क्या इनमें एक्सचेंज हो रहा है? क्या इसका मटेरियल इसमें जा रहा है? नको। क्या इसका मटेरियल इसमें जा रहा है? नहीं जी। बस ये कोशिका जुड़ी हुई है, ये टाइटली जुड़ी हुई है, बिल्कुल टाइटली जुड़ी हुई है। ये हैं दूर दूर, लेकिन कुछ संरचनाओं के कारण, जिनका नाम है डेस्मोसोम, जो बटन लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो फूल गई हैं, इनकी कोशिका झिल्ली फूल गई है, जिससे एक दूसरे से चिपकी हुई है, इनको हम बोलते हैं आसंजी संधि। डन। आखिरी जो है, लास्ट जो है, तीसरी जो है, ये हमारी कौन सी हो गई है, आसंजी संधि। तीसरी जो होगी, अब देखिए, एक आपको समझ में आ गई, बिल्कुल दृढ़ता से चिपकी हुई है, एक थोड़ा ढीला ढाला है, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग है। अब एक तीसरी संधि है जिसका नाम है क्या, आपकी अंतराली संधि। अब जरा वर्ड जरा देखना, नाम में क्या रहा है, गैप जंक्शन। ये समीप स्थित कोशिका के कोशिका द्रव्य के बीच आयनों के तीव्र स्थानांतरण का संचालन में सहायता करती है। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई मेरे, इन दो कोशिकाओं में अब अच्छा खासा गैप मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब इसका मटेरियल इसमें जा सकता है, इसका मटेरियल इसमें जा सकता है, इसके आयंस इसमें जा सकते हैं, इसके आयंस इसमें जा सकते हैं, इसके बड़े प्रोटीन, छोटे आयन, बड़े आयन, यानी कुल मिलाकर दोनों के कोशिका द्रव्य में अगर एक्सचेंज हो जाए तो ऐसी संधि को हम क्या बोलते हैं, अंतराली संधि कह रहे हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया ये। ऐसी संधि को हम क्या बोल रहे हैं, अंतराली संधि कहते हैं। ठीक है, गैप जंक्शन। तो ऐसा जंक्शन क्या कहला रहा है हमारा, गैप जंक्शन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो इनमें क्या हो रहा है, मटेरियल्स का टोटल क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। यहां का कोशिका का, यहां का मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। हाँ जी। अब ये आप पढ़ेंगे कहां पर, ये आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, अगर जो ड्रॉपर्स होंगे वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाएंगे। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होएगा फोटोसिंथेसिस। जो ड्रॉपर्स है वो मुझे बताना, अगर वो कनेक्ट कर जाओ तो। जो पहली बार पढ़ रहे शायद नहीं याद आ रहा होगा, या जिन्होंने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी उनको याद आ रहा होगा। आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उस फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर आप अप्रकाश अभिक्रिया पढ़ोगे, और उस अप्रकाश अभिक्रिया में आप एक C3 चक्र पढ़ोगे और एक आप पढ़ोगे C4 पथ। हाँ जी, एक C3 पढ़ोगे और एक C4 पढ़ोगे। C4 पढ़ोगे तो यहां पर आप दो प्रकार की सेल्स देखोगे। ये दोनों प्रकार की सेल्स जो होती हैं, इनका जीव द्रव्य जो होता है वो कनेक्टेड होता है। एक का नाम होता है पूला छद्म कोशिका, बंडल शीथ सेल, और एक का नाम होता है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल पर्ण मध्योतक कोशिका। एक होती है बंडल शीथ सेल और एक होती है मीजोफिल सेल। यहां पर जो मटेरियल बनता है, C4 अभिक्रिया जब यहां पर चलती है, C4 अभिक्रिया जब यहां पर होती है, C4 है ना,
तो वहां पर कुछ मटेरियल बनते हैं, मैलिक एसिड, पायरविक एसिड, ये इस तरीके से क्या बनते हैं भैया, यहां पर मैलिक एसिड बनता है, फिर मैलिक एसिड यहां पर जाता है, फिर ये मैलिक एसिड यहां पर जाता है, यहां पर जाकर फिर टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर बनता है पायरविक एसिड, फिर पायरविक एसिड यहां पर आता है और फिर आकर वापस से पीईपी बनाता है। तो मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो क्यों एक्सचेंज हो रहा होगा? क्योंकि ये दोनों कोशिका एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि इनके बीच में क्या पाई जाती है? अंतराली संधि पाई जाती है। और याद रखना, पादपों में ये जो अंतराली संधि जो होती है, इस अंतराली संधि को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा, जीव द्रव्य तंतु। और प्राणियों में इस संधि का नाम होता है गैप संधि, अंतराली संधि, जिससे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। डन। तो ये जो हम संधि पढ़ रहे थे ये प्राणियों में थी और ये वाली जो है ये पादपों में है। मीनिंग दोनों का एक जैसा है। जितना कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल में, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब जितना याद रख सकते हो उतना याद रखना, ठीक है? कि ये जो संधियां हैं इनमें डिफरेंस क्या है। यहां से पदार्थ का लीकेज नहीं होएगा, यहां पर कोशिका आपस में जुड़ी हुई है, यहां पर मटेरियल्स का क्या होएगा? एक्सचेंज होएगा। यहां पर दोनों कोशिकाओं के जीव द्रव्य में कनेक्शन होएगा। यहां कनेक्शन नहीं होएगा लेकिन कोशिका जुड़ी हुई है, यहां पर टाइटली जुड़ी हुई है, ये टाइटली जुड़ी हुई है, ये ढीली जुड़ी हुई है, और यहां पर मटेरियल इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। खत्म। ये हमारा समाप्त होता है। इतना ही पढ़ना है उपकला ऊतक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्त, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। इतना भी अगर आपने कर लिया तो सफिशिएंट होएगा, बिल्कुल सफिशिएंट होएगा। हाँ जी, 10 तो हूं। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज आपने इतनी शांति से चीजों को सुना है। पहली बार इस क्लास में मजा आया पढ़ाने में, या हो सकता है मैंने आप में से ज्यादा को कुछ को एंटरटेन नहीं किया, इसलिए ये भी हो सकता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं संयोजी ऊतक। बेटा आज हमें ये वाला टॉपिक खत्म करना है। कौन सा? आज हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे। कौन सा टॉपिक खत्म करेंगे? ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे। अबे कहां गया? आज हमें ये वाला टॉपिक खत्म करना है, फिर कल हम ये स्टार्ट कर देंगे मेंढक। ठीक है सर, नेक्स्ट ईयर तो प्राण निकाल दिए थे आपने। चल इस बार नहीं निकाल रहा हूं तेरे प्राण। इस बार जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेगा अभिनव? अभिनव कुमार उतना पढ़ेगा ना? पक्का ना? सर अब क्या पढ़ाओगे? बेटा अब मैं आपको संयोजी ऊतक पढ़ाऊंगा। थके थोड़े ना हो आप? मैं भी नहीं थका हूं। ये मेरी आज दिन की 4थी क्लास है, इसके बाद 5वीं क्लास लेनी है मेरे को भी। हाँ जी, नेक्स्ट अब आते हैं हम यहां पर किसकी बात करते हैं? संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू। इसका सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और पूरी की पूरी चीज एकदम क्लियर। नहीं, पहले मैं मेंढक पढ़ाऊंगा फिर कॉकरोच पढ़ाऊंगा। ठीक है, संयोजी ऊतक जो है, संयोजी ऊतक जो है, ध्यान से सुनो बेटा, संयोजी ऊतक है, नाम में क्या आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। यानी डेफिनेटली ये टिश्यू जो है कनेक्ट कर रहा होगा, शरीर के भागों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता होगा। तो क्या ये लिखने की जरूरत है कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो शरीर के भागों को कनेक्ट करे? हाँ बोलो पीसीएस मनीष। बोलो, संयोजी ऊतक क्या होता है? जो शरीर के भागों को कनेक्ट करे। अब जरा सोच, तेरे बॉडी में ब्लड बह रहा है, हाँ सर। क्या कनेक्ट कर रहा है? इस जगह को इस जगह से, इस जगह को इस जगह से। हाँ, हड्डियां मिल रही हैं, हाँ सर, कनेक्ट कर रही है। अस्थियां मिल रही है, उपास्थियां मिल रही है, कंडरा मिल रहा है, स्नायु मिल रहा है। ये सारा क्या कर रहा है सर? कनेक्ट ही तो कर रहा है, बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे? जो कनेक्ट करेंगे। सर मुझे आंतरिक अस्तर का मतलब समझ में नहीं आया सर, मेरा दिमाग हैंग हो गया है। तो बंद कर दो बेटा। हाँ जी, आंतरिक अस्तर का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से मुझे बताओ पीसीएस मनीष। मान लो ये तेरे पास एक खिलौना है, ये तेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये गुड़िया है। ठीक है, मान ले पीसीएस मनीष तू गुड़िया से खेलता है। ये गुड़िया जो है इस बॉक्स के अंदर है।
अब ये जो बॉक्स जो थी, इस बॉक्स की एक बाहरी स्तर है, एक अंदरूनी स्तर है। बाहरी स्तर पीली है, अंदरूनी स्तर सफेद है। अब मुझे बता, इस गुड़िया को अंदर से कौन कवर कर रहा है? अस्तर का मतलब क्या होता है? कवरिंग। आंतरिक अस्तर का मतलब अंदर से कवरिंग, बाह्य अस्तर का मतलब बाहर से कवरिंग। अब मुझे बता, सोच, अगर तू पीसीएस मनीष, तो खुद ये है, तेरा आंतरिक अस्तर कौन कर रही है? पीली वाली स्तर या सफेद वाली स्तर? आई होप तेरे को समझ में आ गया होगा। आ गया ना? देख, एक ही झटके में समझ में आ गया। और अगर तेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि अस्तर वर्ड में पहले भी बता चुका हूं। अस्तर का मतलब होता है कवरिंग। हाँ सर, ये बच्चा थोड़ी ना है जो अब खेलेगा। बच्चा ये जो ऐसे सवाल पूछ रहा है, सर अस्तर क्या होता है, आंतरिक अस्तर, पहले बता चुका हूं, तुम पढ़ते नहीं हो। देखो मैं फिर एंटरटेन कर रहा हूं ना तुमको, फिर तुम मजे लेते हो। हाँ जी, आ जाइए। बात करते हैं किसकी? संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक का मतलब बहुत सीधा सीधा सर, संयोजी ऊतक वो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये संयोजी ऊतक का फ्लो चार्ट आपको मेरे साथ बनाना है, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, फ्लो चार्ट बनाने से पहले पहला बिंदु पहले मैं ये बता देता हूं। हाँ जी, जो शरीर के भागों को कनेक्ट करे, कनेक्टिव टिश्यू। लो, बच्चों वाली चीज मैंने लिख दी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू 3 चीज से बना होता है। आप मुझे बताइएगा वो 3 चीजें क्या है? सोचो, ये कनेक्टिव टिश्यू 3 चीजों से बना होता है। वो 3 चीज क्या होंगी? सोच समझकर मुझे बताना। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सर वो 3 चीजें क्या है? जरा देखना इधर, देखना 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 देखना। संयोजी ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक जो होता है वो 3 चीजों से बना होता है। किन किन से? सर कोशिका से। वही कोशिका जो क्या निकालती? कुछ तंतु निकालती है, तंतु रिलीज करती है। अब तंतु कैसे रिलीज करेंगे? अगर आपको याद आ रहा हो, सेल के अंदर याद करिए, कहीं ना कहीं सूक्ष्म तंतु हुआ करते थे। सेल चैप्टर याद आ रहा है? जो कोशिका कंकाल बनाते थे, सूक्ष्म तंतु याद आ रहे हैं ना? है ना? तो ये कोशिका, उन्होंने सूक्ष्म तंतु बाहर निकाले। किसमें? एक लिक्विड में। ये लिक्विड किसने निकाला? इन्हीं कोशिकाओं ने निकाला है। अपने बाहर एक तरल रिलीज कर रही है। तो ये कोशिका जो अपने बाहर एक तरल रिलीज करी और उसी तरल में उन्होंने फाइबर्स निकाल दिए हैं। तो ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? संयोजी ऊतक बनाती हैं। तो कुल मिलाकर संयोजी ऊतक जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। यह है कोशिका प्लस तंतु प्लस आधात्री, इन 3 चीजों के मिश्रण से बनता है। यह 3 संरचनाओं से बना होता है। कौन सी 3 संरचना है? मैंने यहां पर लिख दी है। कोशिका है, तंतु है और आधात्री। आधात्री को मैट्रिक्स बोलते हैं। आप चाहे तो ये चीज यहां पर भी देख सकते हैं। ये हमारा, ये कौन है? संयोजी ऊतक है। ये संयोजी ऊतक जो है किससे बना होता है? शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है, सहारा देने का, और परिसंचरण का काम करता है। हर्टविग ने इन्हें मीजनकाइम नाम दिया था। इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होते हैं। शरीर को सहारा देते हैं, शरीर के भागों को जोड़ते हैं, गैसों का, खाद्य पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करते हैं। सीधी सी बात है। मैंने बोला ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो आधात्री, एक सेल्स और एक तंतु। तंतु जो होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? वो कोलेजन के तंतु, इलास्टिन के तंतु, रेटिकुलर तंतु हो सकते हैं। कोशिका, ये 7 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और आधात्री एक तरलीय भाग है जिसमें एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड हाइलोयूरोनिक एसिड पाया जाता है। ये तुम पढ़ोगे, तुम्हारा माथा हिल जाएगा, तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर बाहर आ जाएगी। इससे बेटर ये है कि जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूं उतना याद रख लेना, ठीक है? मंतशा चौधरी, क्या चाहिए मंतशा आपको? है मंतशा, चाहते हो कि आपको ब्लॉक कर दूं मैं यहां से? सर टेलीग्राम का चैनल कौन सा है? टेलीग्राम का चैनल कौन सा है? टेलीग्राम का चैनल कौन सा है? तुम्हारा मन करता है कि बीच बीच में सर थोड़ा सा डांट दे हमको? टेलीग्राम का चैनल ढूंढना है, जाओ टेलीग्राम का चैनल ढूंढो। यूट्यूब पे जो लेक्चर है, यूट्यूब पर जो क्लास है, उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक में टेलीग्राम का चैनल है? अब मैं यहां पर लिंक बताऊं तुमको?
चलो नहीं भैया, एक को बोलो कुछ तो फिर दूसरा चालू हो जाता। बेटर है कि तुम्हें थोड़ा देर शांति रहो भैया। ये बावले बच्चे हैं, ये बावले, इनको थोड़ा सा एंटरटेन करो, ये चालू हो जाएंगे। इनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। एक के ऊपर एक को थोड़ा सा रिप्लाई करो तो दूसरा फालतू के क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेला ये मेला वो। यह संरचना 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिका से सॉरी यह संरचना संयोजी ऊतक 3 चीजों से बना होता है, कोशिका से, तंतु से, आधात्री से। ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है? कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, एक फ्लो चार्ट देखने वाले हैं। उस फ्लो चार्ट को याद रखना, और वो फ्लो चार्ट है संयोजी ऊतक का वर्गीकरण। जैसे हमने किसका वर्गीकरण करा? उपकला ऊतक का वर्गीकरण। ऐसे किसकी बात कर रहे हैं? संयोजी ऊतक का वर्गीकरण। संयोजी ऊतक का वर्गीकरण जब हम देखते हैं, संयोजी ऊतक का जब हम वर्गीकरण देखते हैं तो संयोजी ऊतक का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? आइए हेडिंग डालते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बात करते हैं? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसका वर्गीकरण देखते हैं। आइएगा वर्गीकरण देखते हैं। तो बेटा संयोजी ऊतक को हमने बांटा है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में हमने संयोजी ऊतक को बांटा है। कौन कौन सा? पहला है ढीला संयोजी ऊतक, ढीला संयोजी ऊतक, ठीक है। दूसरा है दृढ़ संयोजी ऊतक, दृढ़ संयोजी ऊतक, और तीसरा है विशिष्ट संयोजी ऊतक। इसको हम दृढ़ या सघन बोल देते हैं, सघन संयोजी ऊतक। और तीसरा है विशिष्ट संयोजी ऊतक। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ढीले संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब आप समझ जाएंगे, सीटी मींस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और इसको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से यहां पर 3 प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 3 प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। आइए अब इन 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में पहले इन दोनों पर बात करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? मैंने बोला ये 3 चीजों से बना हुआ है। ये कोशिका है, इन कोशिकाओं ने ये तंतु निकाले हैं, ये कोशिका क्या निकाल रही है? तंतु निकाल रही है। कहां पर निकाल रही है सर? एक लिक्विड में निकाल रही है, एक तरलीय भाग में निकाल रही है। वो तरलीय भाग आधात्री है, ये तंतु है, ये कोशिका है। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो कॉम्पोजिशन, ये जो स्ट्रक्चर हमने देखी है, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिसमें कोशिका भी है, तंतु भी है, आधात्री भी है, अगर ये कोशिका पास पास हैं, तंतु पास पास हैं, और ये जो द्रव्य है अगर ये कम है, तो ऐसी स्ट्रक्चर सघन होएगी या ढीली ढाली होएगी? सघन होएगी। तो ढीली कौन सी होएगी? जिसमें तरल ज्यादा होएगा, जिसमें आधात्री, सोचो, खुद सोचो ना, आधात्री अगर ज्यादा होएगी, तरल अगर यहां पर ज्यादा होएगा, तो कोशिकाएं दूर दूर आराम से फैली हुई हैं, ये फाइबर एक दूसरे से दूर दूर फैले हुए हैं। लेकिन अगर आधात्री अगर कम होएगी, आधात्री अगर कम होएगी, तो चीजें पास पास आ जाएंगी, ये कोशिका पास पास आ जाएंगी। हाँ सर, पास पास आ जाएंगी। तो यहां पर जो तो चीज देखेगा,
यहां पर अगर तो डायग्राम देखेगा यहां पर इस तरीके से कि भैया ये इस तरीके से ये क्या है, कोशिकाएं हैं, इनसे क्या निकल रहा है, तंतु निकल रहा है, और ये तंतु कहां पर है सर, एक लिक्विड में है, एक तरल में है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहां पर ये कोशिकाएं अगर पास पास होंगी, ये कोशिकाएं पास पास होंगी, ये तंतु पास पास होंगे, क्यों, क्योंकि आधात्री कम होगी। क्या कम होगी, आधात्री कम होगी। तो ऐसे ऊतक को मैं क्या बोलूंगा सर, दिमाग लगाओ, ऐसा ऊतक क्या कहलाएगा, थोड़ा कोशिश करिए दिमाग लगाने की। अगर ये पास पास होंगी, ये कोशिका पास पास है, ये कोशिका पास पास है, कोशिका पास पास है, कोशिका पास पास है, कोशिका पास पास है? तंतु पास पास है, तंतु पास पास है, तंतु पास पास है, तंतु पास पास है। तो ऐसा डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा, ऐसा टिश्यू डेंस कहलाएगा या लूज कहलाएगा? सीधी सी बात है सर, ऐसा डेंस कहलाएगा। लेकिन अगर तरल ज्यादा रख दिया और कोशिकाओं की संख्या कम है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर तरल ज्यादा कर दिया और कोशिका की संख्या कम कर दी, कोशिका कम है, तरल ज्यादा है, तो वो कोशिका आराम से फैली हुई है। यहां पर कोशिका क्या होंगी सर, यहां पर कोशिका भी ज्यादा होंगी, तरल कम है, कोशिका ज्यादा है। अब कोशिका ज्यादा है तो तंतु भी ज्यादा है, कोशिका ज्यादा है क्योंकि यही कोशिका है जो तंतु निकाल रही है, यही कोशिका तंतु निकाल रही है। किसमें, आधात्री में। आधात्री कम है, कोशिका की संख्या ज्यादा है, तंतु की संख्या ज्यादा है, तो ये पास पास होंगे। यहां पर कोशिका की संख्या कम है तो तंतु की संख्या भी कम है और आधात्री की संख्या मात्रा जो है वो ज्यादा है, तो ये कैसे होंगे, ढीले होंगे, और ये कैसे होंगे, सघन होंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर विशिष्ट संयोजी ऊतक की। नहीं दिया अजय गौतम, नहीं दे रहे तुमको, नहीं दे रहे, बिल्कुल बंद कर दिया अब। ठीक है, अब अगर कमेंट आया ना, भगा और दूंगा मैं तेरे को यहां से, क्लास से। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब तेरे को याद आ रहा है ये चीज पढ़ते हुए हैं? इतने महीने हो गए हैं पढ़ते पढ़ते पढ़ते, अब याद आ रही है चीज? विशिष्ट संयोजी ऊतक जो होता है, ये विशिष्ट संयोजी ऊतक जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कंकालीय और एक होता है तरलीय। एक होता है कंकालीय जो हमारा कंकाल बनाएगा, और एक होता है तरलीय जो तरल के रूप में पाया जाएगा। कंकालीय जो होता है, ये वापस से इसके दो उदाहरण होते हैं, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। ये दोनों हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर में भी पढ़ते थोड़ा बहुत, नहीं तो हमारे गमन संचलन में भी आता है ये थोड़ा बहुत। तरलीय जो है इसको हम पढ़ते हैं प्राणियों में, शरीर द्रव्य और परिसंचरण, उसमें हम पढ़ते हैं इसको। तरलीय जो होता है इसका एक एग्जाम्पल होता है रक्त, और एक होता है लसिका। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रक्त लसिका ये हम किस में पढ़ते हैं सर, रक्त लसिका ये हम पढ़ते हैं शरीर द्रव्य और परिसंचरण टाइप चैप्टर में पढ़ते हैं। अस्थि उपास्थि इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। मेन हमें ये दोनों पढ़ने होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझना होता है। अब देखिए, ढीला संयोजी ऊतक जो होता है, इसके दो एग्जाम्पल होते हैं। ये जो ढीला संयोजी ऊतक जो है, इस ढीले संयोजी ऊतक के दो उदाहरण होते हैं। एक का नाम होता है अंतराली ऊतक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, और एक होता है वसा ऊतक, जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एडिपोज टिश्यू या एरियोलर टिश्यू ये किसके एग्जाम्पल हैं? सर ये दोनों जो हैं ये ढीले संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। सर ये कहां पर पाए जाते हैं? तो बेटा ये दोनों ऊतक जो हैं ये पाए जाते हैं त्वचा के नीचे। ध्यान से सुनना, ये कहां पर पाए जाते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं त्वचा के नीचे। कहां पाए जाते हैं ये दोनों? कहां पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे। त्वचा किससे बनी होती है? उपकला ऊतक से। अभी अभी मैंने आपको बताया था, उपकला ऊतक के नीचे कौन होएगा? संयोजी ऊतक।
तो हमारी त्वचा कौन है? उपकला ऊतक। इसके नीचे कौन होएगा? संयोजी ऊतक। कौन सा संयोजी ऊतक जनाब? ये। अब जरा सोचिए, मेरे गाल देखिए फूले हुए हैं। हाँ सर, मोटापा आ रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि वसा में चीजें अगर खाऊंगा, हेल्दी फैट्स ना खाकर गंदा गंदा फैट अगर खाऊंगा, तेल मसाले वाला खाना खाऊंगा, तो वो मेरे अंदर जाकर एकत्रित होएगा। हाँ सर, एकत्रित होएगा। कहां पर होएगा? मेरी स्किन के नीचे वसा में ऊतक होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, वहां पर एकत्रित होएगा, जो यूटिलाइज नहीं होएगा, जो जैवाणु चैप्टर में आपने पढ़ा था। है तो ये त्वचा के नीचे वसा में ऊतक जो होता है, ये त्वचा के नीचे होता है। आपको जघन शैली याद आ रहा होगा, मॉन्स प्यूबिस, वो वसा की एक संरचना थी, याद आ रहा होगा। तो त्वचा के नीचे होता है वसा में ऊतक और अंतराली ऊतक। सर ये अंतराली ऊतक जो होता है, इसमें क्या पाया जाता है? इस अंतराली ऊतक में मैक्रोफेज पाई जाती है। मैक्रोफेज याद आ रहा है? मास्ट कोशिका पाई जाती है, याद आ रही है? रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, याद आ रही हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रही है आपको या भूल चुके हैं? पढ़ा था, जब एलर्जिक अभिक्रिया पड़ी थी तब वहां पर बताया था। तो ये जो एरियोलर ऊतक जो होता है, ये त्वचा के नीचे होता है। कि अगर ये त्वचा है, और त्वचा जो होगी वो कैसी होगी सर? बहुस्तरीय होगी। क्यों? क्योंकि वो कैसी थी सर? संयुक्त उपकला से बनी हुई थी। त्वचा किससे बनी हुई थी? संयुक्त उपकला से बनी हुई थी। अब इसके नीचे क्या पाया जाएगा सर? ये एरियोलर ऊतक पाया जा रहा है। नो, एरियोलर ऊतक ये कौन है सर? एरियोलर ऊतक त्वचा के नीचे पाया जा रहा है। अब इसमें क्या पाई जा रही है गुरुजी? इसमें पाई जा रही है क्या? हमारी मास्ट कोशिका। कौन है भाई? क्या पाई जा रही है इसमें? मास्ट कोशिका। क्या पाई जा रही है? मास्ट कोशिका। याद आ रही है? हिस्टामिन विस्टामिन निकाली थी, निकाली थी, हिस्टामिन निकाली थी। हाँ सर, यहां पाई जा रही है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज कौन थी सर? मैक्रोफेज वो थी जो, मैक्रोफेज वो थी जो, मैक्रोफेज वो थी, रुक जा नलिका बना, मैक्रोफेज वो थी जो रक्त नलिका से मोनोसाइट बाहर आई थी। याद आ रहा है? ये मोनोसाइट थी जो पारक्रमण करके डायपीडियसिस करके बाहर आई थी। इनको हमने क्या बोला था? मैक्रोफेज बोला था। याद आ रही है? महाभक्षाणु कोशिका। तो ये महाभक्षाणु कोशिका पाई जा रही है, ये सेल्स पाई जा रही है, मास्ट कोशिका पाई जा रही है, रक्त नलिका पाई जा रही है। ये ऊतक क्या कहला रहा है? एरियोलर ऊतक कहला रहा है, जिसके ऊपर क्या पाई जा रही है? त्वचा पाई जा रही है। त्वचा क्या है? उपकला ऊतक है। मेरे भाई, इतनी सी बात तेरे को समझ में आई कि नहीं आई? जरूर आनी चाहिए, नहीं आई तो भोंदूलाल है तू। तो भैया ढीले संयोजी ऊतक के दो एग्जाम्पल हैं। एक है अंतराली ऊतक, एरियोलर टिश्यू, एक है वसा में ऊतक, एडिपोज टिश्यू। दोनों के दोनों कहां पर मिलते हैं सर? त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक का मीनिंग हमको समझ में आ गया, जिसमें आधात्री कम होगी, कोशिका की संख्या ज्यादा होगी और तंतु की संख्या ज्यादा होगी, चिपके 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 से होंगे, पास पास होंगी कोशिकाएं। ठीक है जी। अब ये जो सघन संयोजी ऊतक है गुरु, ये भी फिर से दो प्रकार का है। कौन गुरु जी? ये जो सघन संयोजी ऊतक है, ये फिर से दो प्रकार का है। ये साइड में कर दिया हमने और इसको ऊपर ढकेल दिया हमने। हाँ जी, सघन संयोजी ऊतक की बात करते हैं। इसको साइड में ढकेल नहीं सकते, छोटा तो कर सकते हैं ना, छोटा कर दिया हमने। अब आ जाते हैं सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक जो है गुरुजी, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित, टाइम हैगा क्या? हैगा। एक होता है अनियमित। एक होते हैं नियमित और एक होते हैं अनियमित। अब नियमित क्या होते हैं? अब मैं तुमसे कहूं कि मेरे भाई, मैं तुमसे कहूं कि मेरे भाई, ये है कोशिका, कोशिका 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 कोशिका। सीधा डायग्राम दिखाऊं ना? मैं सीधा डायग्राम दिखाऊंगा ना? मैं सीधा डायग्राम दिखाऊंगा ना? का बे डाउनलोड नहीं करे हो का? करे हो कि नहीं करे हो? हाँ ये रहा। इस डायग्राम को देखिएगा, ये एक तो ढीला आपको दिखाई दे रहा है, ये सघन आपको दिखाई दे रहा है। ये एक डायग्राम दिखाना था ढीले में,
और सघन में डिफरेंस दिखाई दे, कोशिका की संख्या कम है, कोशिका की संख्या ज्यादा है, तरल ज्यादा है, तरल कम है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब जरा यहां पर नियमित और अनियमित देख लेते हैं। अगर मेरे पास होएगा डायग्राम यहां पर नियमित और अनियमित का, तो मैं आपको बताऊंगा। था तो सही, कहां चला गया। चलो बना देते हैं फटाफट, टाइम नहीं है। यहां पर ये कोशिकाएं आपकी एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में डायग्राम है, एक बार आप देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपको ऊतक जो दिखाई दे रहा है, ये है कोशिका और इनसे निकले हुए तंतु। जस्ट समझ लेना, ये कोशिकाएं ग्रीन कलर की और इनसे निकले हुए ये तंतु। अब देखने से पता नहीं लग रहा कि यार आपको कि कोशिकाएं कौन सी यहां पर एक नियमित तरीके से मिल रही हैं और कौन सी अनियमित तरीके से मिल रही हैं, कौन रेगुलर फैशन में मिल रही हैं और कौन इर्रेगुलर फैशन में मिल रही हैं। सर ये जो है इस तरल के अंदर, इस आधात्री के अंदर ये कोशिकाएं जो थी ये नियमित मिल रही थी। और ये कैसे मिल रही है? हाँ, वेल डन पुष्पेंद्र, ये नियमित मिल रही है और ये अनियमित मिल रही है। ठीक है, ये वाला डायग्राम देख लीजिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी में है। ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी में था, ये वाला इस तरीके से। ये हमारी नियमित है और ये कैसी है? अनियमित है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई, इस डायग्राम से एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नियमित सघन संयोजी ऊतक होता है और अनियमित होता है। अब ये जो नियमित होता है यानी जो रेगुलर जो होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेगुलर। और इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर। अब ये रेगुलर जो होते हैं इसके होते हैं दो एग्जाम्पल। इसके होते हैं दो एग्जाम्पल। किसके? नियमित के एग्जाम्पल जो हैं वो याद रखने हैं यहां पर। एक होता है कंडरा, जिसको हम बोलते हैं टेंडन्स, और एक होता है स्नायु, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, कंडरा जो होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं, वो किसको जोड़ते हैं? याद रखना, इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखने का बहुत सीधा सीधा तरीका, बल्ब, BLB, बल्ब, बल्ब से याद रखना। BLB मीन्स बोन्स को, किसको? बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाले लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट यानी बल्ब। बल्ब याद रखना, बल्ब याद रखना, नहीं याद रखेगा कंफ्यूज हो जाएगा, भूल जाएगा। बोन को बोन से जोड़ने वाला L यानी लिगामेंट, बल्ब। तो बचा कौन? बोन्स को मसल से जोड़ने वाला टेंडन्स, BTM। ठीक है, BTM बोन्स को मसल से जोड़ने वाला, बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला। ठीक है, तो BB मीन्स बोन्स को बोन्स और BM मीन्स बोन्स को मसल्स। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। मैक्सिमम गलती क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। ये सोचते हैं टेंडन्स जो होते हैं बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट बोन्स को मसल से। तो इसको बहुत सीधा सा सॉल्यूशन है, एक ही बार में याद हो जाएगा। बस बल्ब याद रखना, अपने आप दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बल्ब में अगर B है, लास्ट में B है, बीच में L है, L मीन्स लिगामेंट। अब लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये याद रखना पड़ेगा। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बोलते हैं। बचा कौन? कंडरा। कंडरा होता है टेंडन्स जो बोन्स को मसल से जोड़ता है, तो वो BTM आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल याद रखना है किसके? नियमित सघन संयोजी ऊतक के। सर अनियमित का एग्जाम्पल क्या होगा? हमारी एनसीईआरटी ने अनियमित के एग्जाम्पल में बस इतना सा बताया कि ये अनियमित हमारी त्वचा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हमारी त्वचा में पाया जाता है। कौन? अनियमित। और नियमित जो है ये एक प्रकार का हमारे शरीर में पाई जाती है, कंडरा और स्नायु। कंडरा क्या करती है? हमारी बोन्स को मसल से जोड़ती है, और स्नायु जो होते हैं वो बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम, लिगामेंट जो होते हैं, स्नायु जो होते हैं वो बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम करते हैं। क्या ये चार्ट इतना सा बनाना था? बस इतनी सी बात करनी थी बस,
और कुछ नहीं था। ये दो टॉपिक रह गए हमारे, अस्थि और उपास्थि। इसको कल आकर, थोड़ा सा है ये अस्थि और उपास्थि, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, इतना सही है अस्थि और उपास्थि बस। किधर से? ये रिया कौन है? ये अस्थि। ये हमने क्या बोला था? विशिष्ट संयोजी ऊतक, एक कंकालीय एक तरलीय है। तरल में रक्त लसिका होती है जिसको हम किसमें पढ़ते हैं? परिसंचरण वाले चैप्टर में। कंकालीय जो होती है उसमें एक अस्थि आती है, एक उपास्थि आती है जो शरीर को सहारा देते हैं। अस्थि उपास्थि, इसकी मात्र ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड है। मैं स्लाइड ऐड करके दे दूंगा, एक बार पढ़कर आना, आते ही कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है? कौन क्या पढ़ा दूंगा? ये आपको अस्थि और उपास्थि दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। कौन आन में होती है, कौन स्पिंडन रहित होती है, किसमें प्लायबिलिटी होती है, किसमें लचीलापन होता है, ये तो आप जानते हैं। दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है ये मैं आपको कल आते ही बता दूंगा। कल 12 बजे क्लास होगी, आते ही हम ये फटाफट देखेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे दोस्त अपना अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक जो होएगा वो होएगा हमारा मेंढक। पहले हम मेंढक पढ़ेंगे। मेंढक पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कॉकरोच थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना? कॉकरोच में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, मेंढक बहुत इजी होता है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? पहले हम पढ़ेंगे क्या? मेंढक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या? हमारा केंचु, कॉकरोच। ठीक है? तो कल अपन ये पढ़ेंगे। अच्छा, जाने से पहले ध्यान से सुन लेना। आज अगर आपके पास टाइम हो, जैसे आज क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर रात को अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार इसको देख लेना। मैंने इसको YouTube पर भी पढ़ाया हुआ, आपके बैचेस में भी पढ़ाया हुआ। YouTube में 1 शॉट में है, आपके बैच में 2024 में आई थिंक 2 लेक्चर में है। YouTube में 1 शॉट में, फास्ट स्पीड में कर लेंगे। दोनों जगह सेम टू सेम चीज पढ़ाई हुई। कोई ऐसा नहीं है कि आपके बैच में ढंग से पढ़ा दिया और YouTube पे गंदा पढ़ा दिया, नहीं। दोनों जगह सेम टू सेम तरीके से पढ़ाया गया है। एक बार अगर फास्ट स्पीड में एक बार रिवाइज करके आ जाएंगे तो कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी करके आएंगे तो चलेगा, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। ओके, बोलो अजय गौतम। अजय गौतम रुक जाओ, तुम्हारा नंबर मैं नोट कर लेता हूं और मैं तुमसे बात कर लेता हूं, क्यों नहीं मिला है तुमको पुराना बैच। ठीक है बेटा, वेट कर 1 सेकेंड। बाकी जा सकते हैं बेटा आप। सर कॉकरोच उड़ सकता है क्या? हाँ बेटा, कॉकरोच उड़ सकता है। चलो जी, मिलें फिर। चलिए, कल 12 बजे मिलेंगे। अच्छा, कल सिर्फ एक ही क्लास होएगी, शाम वाली क्लास नहीं होएगी। ठीक है? कल सिर्फ एक ही क्लास होएगी, सुबह वाली होएगी, तो वो अपन लंबी लेंगे थोड़ी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। सर ओवेरियन लिगामेंट फिर मसल को मसल से फिर कैसे कर रहा था? एक बार वापस से जरा लेक्चर देखना प्रिया राठौड़, मैंने वहां पर आपको ये कंसेप्ट बताया था। मैंने आपको बताया था कि लिगामेंट जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बोन्स को बोन से जोड़ते हैं। लेकिन लिगामेंट्स के कुछ टाइप्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? मसल्स को मसल से भी जोड़ सकते हैं। ये मैंने वहां पर बताया है, जरा देखिएगा। इस साल के लेक्चर में जरा फोकस के साथ में देखिएगा, बताया है। पढ़िएगा, सुनिएगा आज उस लेक्चर को जहां पर ओवेरियन लिगामेंट बताया था। बाय।